अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलम। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अच्छी सुबह का आगाज कर चुके होंगे और तैयार होंगे। तो एक सवाल है कि क्या आप तैयार हैं वीकेंड के लिए? नहीं, कुछ और भी आने वाला है। क्या है भला? वो वीकेंड पे भी हो सकता है। वो वीकेंड पे भी हो सकता है, लेकिन वीकेंड पे क्या आने वाला है ये हम आपको बताएंगे। क्रिकेट की दुनिया से खबर है। PSL 5 का प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। नेशनल स्टेडियम कराची सजेगा, जहां पर टीम इस वक्त प्रैक्टिस कर रही है। कल कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे और जो जीतेगा वो टीम फाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली टीम को एक मौका और दो मिलेगा मौका, मारिए चौका। लेकिन इसके साथ साथ आप अपने जो ट्रैवलिंग प्लान्स हैं उसको भी अकॉर्डिंगली मैनेज कीजिए, क्योंकि हम रोजाना जब ऑफिस से घर जाते हैं थोड़ी सी ताखीर हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी थोड़ी सी मुतासर होती है। क्योंकि जाहिर है अगर टीम ने जाना हो तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, जिसकी वजह से शार फैसल पर और स्पेशली कारसास के आसपास के इलाकों में वहाँ की सड़कों पर थोड़ी सी देर की ताखीर हो जाती है। थोड़ी सी Stay positive। खैर, एक और खबर ये है कि तुर्क सीरीज एयरटेल गाजी में एयरटेल का मरकजी किरदार अदा करने वाले एंगिन अल्तान, सही है? एंगिन अल्तान दुजियातान, बड़ा प्यारा सा इनका नाम है। ये अपने मद्दाहों से मिलने गए और जब मद्दाहों से इनकी हुई मुलाकात तो अपने जज्बात पर ये खुद भी काबू नहीं रख सके। एंगिन और उनके मद्दाह जज्बाती हो गए। उसकी फुटेज नहीं है हमारे पास। नहीं है मेरे से जज्बाती रोने लग गए। ये जज्बाती पना होता है ऐसा। हाँ, ऐसा ही होता है। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, जरा महंगी शादियों का जिक्र करते हैं। अच्छा, चले हम दोबारा से इस पे बात कर लेते हैं कि वो देखे ना मद्दाह जैसे बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, रोने लग गए। मैंने सही कहा था। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। वैसे इतने प्यारे हैं माशाल्लाह। नो डाउट, किरदार भी उन्होंने बखूबी निभाया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास एक खबर और भी है। आपको याद है चंद रोज पहले एक शादी हुई थी। महंगी तरीन शादी कहा जा रहा था, क्योंकि उसमें जिस तरह की सजदज थी, जिस तरह के वहां पर अन्यवाब फूल थे, गुलशन ही गुलशन थे। वहां पर पाकिस्तानी इंडस्ट्री के बहुत ज्यादा मायानाज नाम थे वहां पर। वहां पे आतिफ असलम, मजहबी स्कॉलर्स भी थे, मजहबी स्कॉलर्स थे, अबरार थे वहां पे, और साथ साथ राहत फतेह अली खान भी वहां पर थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि FBI ने एक्शन लिया। लेकिन अब कह रहे हैं इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। इस बिजनेसमैन की बेटी की शादी की तकरीब के लिए निजी कंट्री क्लब को 15 करोड़ रुपए अदायगी की गई थी। ज़राए का कहना है कि तकरीबन निकाह के लिए मौलाना साहब को मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए दिए गए थे। चलिए जी, तो तहकीकात हुई, उससे मुतालिक शेयर हमने आपसे किया। वीना मलिक के साबिक शौहर ने उन पर अपने बच्चों को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान स्मगल करने का इल्ज़ाम आयद किया और साथ ही हरजाना दायर किया है। 50 करोड़ रुपए हरजाने का दावा किया है। बिल्कुल, असद मलिक कह रहे हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद वीना बच्चों को पाकिस्तान लेके गई, यानी अदालती हुक्म को उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा और जो 50 करोड़ का हरजाना किया गया। अब देखना ये कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। बलूचिस्तान में जो बर्फबारी हो या बारिशें हो और मौसम सरमा वहां पर अरूज पर हो तो यहाँ पर नजर तो आता है, यहाँ पे ठंड पड़ जाती है। पहाड़ों पर अगर बर्फबारी हुई तो उसकी वजह से कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। कुछ हवाएं जो है वो एंट्री लेना शुरू कर दी उन्होंने कराची में, जिसकी वजह से ज्यादा ठंड होती है रात के वक्त। आगे बढ़ते हैं और वजीर आज़म इमरान खान की बात कर लेते हैं, जो कि आज एक रोज़ा दौरे पर तुरबत पहुंचेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान के जनूबी अजला के तरक्की के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान मुतवक्के। आज वजीर आज़म के इस दौरा तुरबत में देखना ये कि कौन कौन सी अहम मुलाकातें होंगी, कौन सा पैकेज है जो कि तुरबत वालों के लिए वजीर आज़म लेकर आएंगे, और कौन से ऐसे पैकेज है जिन पर काम हो चुका है, वो भी सकता है किसी चीज का इफ्तिताह करना। Exactly, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त बलूचिस्तान बड़ा फोकस है हमारा बिकॉज ऑफ CPAC। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहीं पर हम कर रहे हैं लापरवाही, हम रोजाना इसकी बात करते हैं। उस लापरवाही ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। कोविड केसेस की रफ्तार में खतरनाक हद तक इजाफा हो कि पहले हमने उसका जो कहना चाहिए फैलाव है उसको स्लो डाउन किया था, लेकिन अब वो फिर फास्ट पेस पे है। आपको ज़रा सा हम याद भी दिला देते हैं, थोड़ा कंपैरिजन भी करते हैं। लास्ट मंथ 12 अक्टूबर को केसेस थे जनाब 531, इसी रफ्तार से बढ़ रहे थे। सिर्फ एक माह बाद गुज़श्ता रोज़ यानी 12 नवंबर को केसेस की तादाद रिपोर्ट हुई है 2304, यानी केसेस की जो परसेंटेज है उसमें 300% इजाफा हुआ है। 300+% इजाफा इसमें हुआ है। 12 अक्टूबर को
टोटल केसेस जो हैं अगर हम कह दें एक्टिव केसेस वो 30,000 थे और 12 नवंबर को 36,923 टेस्ट हो रहे थे। सॉरी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट द केसेस बट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है ये कि जिस तरह से अवाम लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं उसमें यही है कि आप लापरवाही जितनी बरतेंगे ये केसेस उतने बढ़ जाएंगे। ये नहीं होगा कि ऑटोमेटिकली कम होंगे। आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें अपने इर्द गिर्द के लोगों पे, अपने ऊपर, कि आप जो हैं वो अगर थोड़ा सा एहतियात बरतेंगे तो बहुत सारे लोग बच जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ इससे मुतालिक कोविड से मुतालिक खबर ये कि साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल के टेस्ट भी पॉजिटिव आए। गुज़श्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस उनका इंतकाल हुआ है ड्यू टू कोविड-19। सिचुएशन अलार्मिंग है और जहाँ जहाँ मेरी बात हो रही है हॉस्पिटल्स में जो लोग इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं वो खुद भी ये बता रहे हैं कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यंगर पॉपुलेशन मुतासर हो रही है, इनसे मुतालिक आज हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि कुछ फैसले हो रहे हैं, NCOC ने तजावीज़ दी हैं, उस तजवीज़ में ये है कि तालीमी इदारों को बंद किया जाए। अर्ली विंटर वेकेशंस की बातें हो रही हैं, इसका फैसला और इसका ऐलान होना है जनाब 16 नवंबर को। लेकिन इससे मुतालिक जब हम बात करते हैं कि शहर शहर लोग क्या सोचते हैं, पेरेंट्स की क्या राय है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या सर्दियों की छुट्टियां जल्दी होनी चाहिए और तवील होनी चाहिए, इस हवाले से जब हम बात करते हैं और हम राय शामिल करते हैं कि लोग क्या समझते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, तो वालिदैन ने इस बारे में क्या कहा। कल महक असलम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गई, वालिदैन से बात की, आपको दिखाते हैं। जी तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची की मारूफ और मशहूर मार्केट तारिक रोड पर, और जैसा कि हम सुबह के वक्त बता भी रहे थे अपने प्रोग्राम में कि NCOC में सिफारिश की गई है कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, तफरी गाहों को बंद कर दिया जाए, थिएटर्स को, सिनेमा हॉल्स को, मज़ारात को, रेस्टोरेंट्स पे पाबंदी लगा दी जाए। और ये सिफारिशात जिससे मुताल्लिक फ़ैसला होगा 16 नवंबर को। ये चीज़ भी सामने आएगी कि आया तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सर्दियों की जो छुट्टियां हैं उनको बढ़ाया जाएगा या कम रखा जाएगा, या फिर पहले वाला ही फैसला होगा कि सिर्फ बर्फबारी वाले इलाकों में सर्दी की छुट्टियां दी जाएंगी। ये तमाम तर जो मौज़ूआत हैं, जो चीज़ें हैं, इसी पर बात करने के लिए मैं तारिक रोड आई हूँ। मैंने सोचा कि आम शहरियों की ज़रा राय जानते हैं, वालिदैन क्या कह रहे हैं, माएँ क्या कह रही हैं, छोटे बच्चे क्या कह रहे हैं कि स्कूल बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यही जानते हैं आज तारिक रोड पे मौजूद शॉपिंग करते, दुकान चलाते शहरियों से। तो आइए जानते हैं। स्कूल्स बंद होने चाहिए? बेसिकली हम स्कूल के बारे में नहीं कह सकते कि स्कूल बंद होने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जो भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है वो प्रिकॉशंस ऑलरेडी स्कूल्स के तहत लिए जा रहे हैं, और वो लोग इस चीज़ का पूरा ख्याल रख रहे हैं कि उसी पूरी की पूरी SOPs के अकॉर्डिंगली स्कूल्स को ओपन करें। इसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, विच इज़ एन ऑनलाइन। आई एम श्योर ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा है, बट छोटे बच्चों के लिए वो इम्पैक्ट इतना अच्छा है नहीं। बीइंग अ मदर, आपकी क्या राय है? स्कूल बंद हो जाने चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों में, काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो गैप तो आ रहा है, बट ये कि हम समझ रहे हैं कि स्कूल अगर बंद हो जाएंगे तो बच्चों को काफ़ी सेफ साइड होगा। जी तो मुझे मार्केट में एक छोटी सी बच्ची भी मिली है, मैं इनसे पूछूंगी कि ये क्या कहती हैं कि स्कूल बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मुझे बताओ कि अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हम शायद स्कूल बंद कर दें, शायद ना करें। आप क्या चाहती हो, क्या हो? एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है मार्केट में, मुझे भी मिला है। हम उनसे बात करते हैं कि ये छोटे भैया क्या चाह रहे हैं कि स्कूल्स बंद हो जाए। बेटा क्या कहते हो, स्कूल बंद होने चाहिए? जी। क्यों? मज़ा आता है, स्कूल जब बंद होता है तो छुट्टी में मज़ा आता है। तो इतनी लंबी छुट्टियां तो आप पहले कर चुके हैं, तो और मज़ा आता है छुट्टियों में। अगर ज़्यादा हो रहेगा तो डेफिनेट बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए। अच्छा, और जो विंटर वेकेशंस की बात हो रही है कि उसको बढ़ा दिया जाए, उस पर भी आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या तालीमी इदारों को बंद होना चाहिए? देखिए, तालीमी इदारे बंद करा के तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है कि कोरोना को रोका जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कराची में स्पेशली हो रही हैं, जैसे कि जलसे की सूरत में हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो उस वक्त तो कोरोना उनको नज़र नहीं आ रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे चीज़ कोई ऐसे एक्शंस लेने चाहिए। हाँ, आपको हर जगह पे SOPs फॉलो करानी चाहिए, ये एक सही तरीक़ेकार है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अगर हुकूमत ये फैसला कर लेती है कि तालीमी इदारे बंद कर देते हैं तो आपकी क्या राय है?
तालीमी इदारे बंद कर देने चाहिए, मेरे ओपिनियन में तो यही है, क्योंकि देखें ना SOPs फॉलो हो नहीं रहे हैं स्कूल्स में ठीक तरीके से। अब टीचर्स का ये है कि टीचर्स फॉलो तो कर रही हैं लेकिन बच्चों को हम समझा नहीं सकते, ऑब्वियसली वो बहुत छोटे होते हैं इस चीज़ के लिए, तो आई थिंक इसके लिए बंद कर देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता बच्चों की पढ़ाई का हर्ज होगा? पढ़ाई तो पहले भी ऑनलाइन हो रही थी बच्चों की, ठीक है, उसमें बच्चे पूरी तरह कवर कर रहे थे। या तो फिर अगर आप स्कूल्स खोल रहे हैं तो फिर आप SOPs जो हैं वो फॉलो करें प्रॉपर तरीके से। 16 नवंबर को अगर ये फैसला होता है कि तालीमी इदारे हम बंद कर रहे हैं तो उसमें क्या राय है आपकी, बंद होने चाहिए? मेरा पर्सनली तौर पे ऑप्शन ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी एक घर में एक बच्चा या एक फैमिली को कोई मेंबर डिस्टर्ब होता है तो फैमिली खड़ी कहाँ पर है, कम से कम इन हालात में कहाँ खड़ी है। तो मेरे हिसाब से बजाय उस बीमारी को घर पे लाने के लिए उसको एक टाइम एक्सपेंड करना चाहिए ताकि वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे। आपकी नज़र में कितनी देर के लिए स्कूल बंद होने चाहिए? मैं तो चाहती हूँ अभी ना हो, जनवरी में सर्दी सख्त पड़ती है तो उसमें हमें दे दें, चाहे 15 दिन की दे दें, 10 दिन की दे दें, ज़्यादा लंबा नहीं है स्कूल बंद करें। अच्छा, स्कूल बंद करना कोरोना से बचने का हल है? हाँ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे हैं? जी। स्कूल जाते हैं? जी। अगर स्कूल बंद हो गए फिर क्या होगा? फिर घर में पढ़ाएंगे। तो जो शहरियों की राय थी, वालिदैन की जो राय थी, वो हमने आप तक पहुंचाई, आपके साथ शेयर की। और बहुत सारे वालिदैन ऐसे थे जो कोरोना को मान रहे थे, कोविड को मान रहे थे, लेकिन उन्हें मास्क नहीं पहने हुए थे। तो ये आपकी लापरवाही है जो कि आपको और आपके साथ साथ आपके पूरे ख़ानदान को खुदा न खास्ता तबाही की जानिब लेके जा सकती है। खैर, हमारी लापरवाही ने हमें मुश्किल में डाला, जैसे कि शुएब ने स्टार्टिंग में बात की कि हम लापरवाही कर रहे हैं तो आज ये सूरत हाल है। कोरोना केसेस की रफ्तार में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। 12 अक्टूबर को 531 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन ठीक एक माह बाद यानी 12 नवंबर को 2304 केसेस रिपोर्ट होते हैं, यानी केसेस की शरह में तकरीबन 300 से ज़ायद फीसद इजाफा देखा जा रहा है। जबकि 12 अक्टूबर को 30,000 और 12 नवंबर को 36,923 टेस्ट हो रहे हैं। यानी टेस्ट की जो रेशो है वो भी हम आपको बता रहे हैं, जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, और जो फिगर्स हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने में सूरत हाल कितनी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। और इसी वजह से आज हम ये बात करने पर फिर से मजबूर हुए कि क्या ऐसे सख्त फैसले लेने के लिए माहौल बन रहा है, क्या फिर से तालीमी इदारों को बंद करना ज़रूरी होगा कि जबकि NCOC ने चंद रोज़ पहले कहा था मज़ार बंद किए जाएं, सिनेमा हॉल बंद किए जाएं, क्योंकि कोरोना केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। एक बार फिर से कहीं हमारे हॉस्पिटल्स पर दबाव ना बढ़ जाए। इसी हवाले से हम सिर्फ स्कूल्स की बात करते हैं कि स्कूल्स की छुट्टियों से मुतालिक, अर्ली विंटर वेकेशन से मुतालिक मुख्तलिफ शहरों में वालिदैन की राय क्या है, वो क्या सोच रखते हैं। जाहिर है बच्चों की सेहत सबसे पहले है, बहुत ज़रूरी है। मैं ये कतन नहीं कहता कि तालीम ज़रूरी नहीं है, लेकिन सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन की क्या राय है इन हालात को देखते हुए, और जो हुकूमत फैसले लेने जा रही है उससे मुतालिक उनकी राय आपके सामने रखते हैं। हम स्कूल में पढ़ते, पहले इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ हुई हैं, लेकिन अभी हमारी पढ़ाई चल रही है तो अभी हमको छुट्टियाँ नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल से छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, SOPs का मुकम्मल ध्यान रखना चाहिए। ये होनी चाहिए सर, क्योंकि दिन ब दिन कोरोना जो है वो बढ़ रहा है। वैसे बेहतर तो यही है कि अभी छुट्टियां दे देनी चाहिए, क्योंकि वेट नहीं करना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम वेव ज़्यादा बढ़ी है तो इसमें केसेस ज़्यादा आ सकते हैं। सर्दियों की छुट्टियां देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में दूसरी लहर आ गई है और वहाँ पे भी लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया है। छुट्टियाँ जल्दी नहीं होना चाहिए, पहले भी कितनी पढ़ाई का नुकसान हो चुका है। छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। कोरोना से तो डर लगता है, लेकिन छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पेपर हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन में चले जाना तो उससे बहुत मुश्किल होगी। और छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए हमें। छुट्टियाँ नॉर्मल जो ऑर्डनरी छुट्टियाँ होती हैं, मतलब दिसंबर में, वो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप ये चाहते हैं कि ये छुट्टियाँ हो जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। देखें जी, वो एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने सारे एवेल्यूशन की है, उसके बाद ये डिसाइड किया होगा, तो डेफिनेटली उनके साथ जाना चाहिए। अगर वो छुट्टियाँ हुई हैं और उसकी वजह से हम पढ़ाई में पीछे रह गए हैं, और हम अब आए हैं कुछ दिनों के लिए पढ़ने के लिए, और हमारे पेपर नज़दीक हैं। कोरोना की वजह से ना सर्दियों की छुट्टियाँ देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का ना तेज़ी से फैल रहा है। सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ है, वो हम 6 महीने पहले भी कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है। छुट्टियाँ होनी चाहिए क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है और स्कूलों में बहुत सारे केसेस निकले हैं कोरोना के।
टाइम बहुत ही ज़ाया हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि बच्चों का मज़ीद टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। मेरा ये ख्याल है कि SOPs के तहत अगर अदारे खुले रहें, काम चलता रहे, ये सिलेबस ख़त्म हो जाए, बच्चों का इम्तहान हो जाए तो। वालिदैन की राय आपके सामने हमने रखी। तालीमी इदारों में कोविड की जब हम बात करते हैं, यानी कोरोना इन्फेक्शन की बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं, पॉजिटिविटी रेशो, तो तकरीबन जो रिपोर्ट हुआ वो 1% था। लेकिन क्या इस बार स्कूल बंद होंगे या नहीं, और इस पर स्कूल एसोसिएशंस की राय क्या है? क्योंकि हमने देखा जब वेव 1 थी और स्कूल्स बंद थे, एहतजाज किया गया कि स्कूल्स खोले जाएं, इजाज़त दी जाए, हम SOPs को फॉलो करेंगे और ऐसा SOPs को फॉलो नहीं करा गया, ज़रूर करवाएगा, बट स्टिल वी आर एक्सपीरियंसिंग वेव 2। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस एसोसिएशन से मुतालिक प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन काशिफ अदीब जावेदानी साहब और तारिक शाह साहब साथ हैं, आप चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध। आप दोनों को वेलकम करेंगे। काशिफ साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आपकी राय क्या है इन हालात को देखते हुए? पेरेंट्स का कंसर्न भी हमने आपके सामने रखा है और जाहिर है इस वक्त अगर हम एक दिन की बात करें 2300 केसेस पर डे अगर रिपोर्ट हो रहे हैं, जाहिर है चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी। क्या लगता है आपको, स्कूल्स बंद होने चाहिए? अर्ली विंटर वेकेशन आपके ख्याल में होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। मसला ये है जी कि राय हमने देखी है, मिली जुली राय है इसमें, और पंजाब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब गवर्नमेंट और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है और खासकर जो मिनिस्टर है मुराद राज साहब है, वो भी आजकल इस चीज़ की तायद कर रहे हैं कि जो स्कूल्स में जो SOPs है उसका ख्याल बड़े अच्छे तरीके से रखा जा रहा है। पंजाब में तकरीबन 80,000 से ज्यादा जो है इन्होंने टेस्ट किया है, रैंडम टेस्टिंग हो रही है और कर भी नहीं है, हो भी चुकी है। ठीक 80,000 में से तकरीबन 470 तकरीबन कोई केसेस निकले हैं जिसमें पेरेंट्स और बच्चे शामिल हैं। अब ये जो कोरोना जो है ये स्कूल से नहीं आया हुआ है, ये खुद मिनिस्टर साहब भी कहते हैं। ये जो SOPs फॉलो दूसरे शोबाजात में नहीं हो रहे, ये वहाँ पे शादी हॉल्स हैं, जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं, जो जलसे जुलूस हैं, जो नहीं सर, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। जाहिर है मैंने कतन ब्लेम नहीं किया कि स्कूलों में SOPs फॉलो नहीं हो रहे। मैंने तो खुद कहा है कि ये हुआ है, मैंने खुद देखा है, स्कूल्स में SOPs फॉलो हुई हैं, जितनी हद तक हो सकती थी हुई हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं सर। लेकिन अगर कोई और एहतियात नहीं कर रहा, किसी और डिपार्टमेंट में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, लोग अगर पार्क में जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, खेल कूद हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर नहीं हो रही सर, जो बच्चे स्कूल जाएंगे कोविड लेकर जाएंगे, वो वायरस और फैलेगा। इन हालात को देखते हुए, हमारे डायनामिक्स को समझते हुए, आप क्या समझते हैं? स्कूल्स बंद होने चाहिए कुछ अरसे के लिए, एटलीस्ट तब तक जब तक सेकेंड वेव से हम निकल नहीं जाते? देखिए, ये हमारा मौक़िफ़ भी डे 1 से ये था, पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में शिरकत की थी और ये कहा था कि बच्चों की सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये भी गवर्नमेंट ने ये भी देखना है कि अगर ये सेकंड वेव आ रही है तो इसकी हमने बचाव किस तरह करना है, जो अवेयरनेस का सिलसिला है वो किस तरह करना है। इसमें अगर हम छुट्टियों की तरफ जाएं, अगर आपने कहा है कि विंटर हॉलीडेज जो है, तो विंटर हॉलीडेज में 2-3 रीजंस आती हैं। एक वो विंटर हॉलीडेज है जो विंटर जोन्स की होती हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अरसे से चल रही है, और एक जो विंटर हॉलीडेज है, जिस तरह ये इलाके, जिस तरह के हमारे यहाँ लाहौर है या बड़े बड़े शहर है यहाँ पे, तो यहाँ पे विंटर के साथ एक स्मोक का फिनोमेना भी होता है, जिसकी वजह से एक्सटेंडेड हॉलीडेज की जाती हैं हर साल जो होती है। अब सिलसिला ये कि एकेडमिक जो ईयर है वो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट हो चुका हुआ है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्मार्ट सिलेबस भी बनाया था। स्मार्ट सिलेबस का मतलब ये है कि शॉर्ट किया था सिलेबस, कि जो एग्जाम होंगे वो उस स्मार्ट सिलेबस के तहत ही होंगे। लेकिन अगर ये छुट्टियां एक्सटेंडेड हो जाती हैं, जिसमें ये मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, मुराद राज साहब भी कह रहे हैं कि मैं छुट्टियों के हक में नहीं हूँ, अगर ये छुट्टियां एक्सटेंडेड हो जाती हैं तो सिलेबस कवर नहीं होगा, मैट्रिक के एग्जाम्स हैं वो कवर नहीं हो सकेंगे, और जो एग्जामिनेशन का स्केड्यूल है और जो एकेडमिक ईयर है उसको भी हमें फिर आगे करना पड़ जाएगा। अगर वो आगे कर दिया तो सारा जो हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ, ठीक है, यानी आपकी राय ये है कि अर्ली विंटर वेकेशन की तरफ हम ना जाएं। और अगर जैसे कि आप सिलेबस की बात करें, बच्चों पे भी फिर ये बर्डन एक ज्यादा पड़ जाता है। अच्छा तारिक साहब, आपकी जानिब आती, मुझे ये बताएं कि अगर स्कूल्स बंद हो जाते हैं तो आपकी नज़र में ये हल है कि स्कूल बंद कर दिया जाए और इस तरह से कोरोना को फैलने से रोका जा सके, जैसे कि काशिफ भी ये बात कर रहे थे, आप भी उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल जो काशिफ साहब कहे थे 100% आई एग्री विद हिम कि जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं वो इट्स नॉट ड्यू टू स्कूल्स, और स्कूल्स ही वो वाहिद है जो हम पहले भी कहते रहे और हमने प्रूव भी करके दिखाया कि स्कूल्स में बेहतर और बहुत 100% SOPs फॉलो करवाए जाएंगे और करवाए गए, और ये हर डिपार्टमेंट ने इसको इंडोर्स भी किया। लेकिन देखें,
बंद कर देंगे तो जितना नुकसान होगा वो शायद कोरोना से इतना ना हो, लेकिन स्कूल बंद करने से जो एकेडमिक वाइज हमारे वो नुकसान होगा। लेकिन सर मुझे बताएं कि आपकी क्या मीटिंग हुई है वजीर तालीम सिंध के साथ, सईद गनी साहब के साथ, क्या कहा गया है, क्या डिस्कस हुआ है? स्कूल्स बंद होने जा रहे हैं सिंध में? नहीं, अभी देखें, अभी तो कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ हमारा। तो ये इनकी रिक्वेस्ट है कि इस 16 तारीख से पहले जो है वो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाए, ताकि सिंध के स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठकर मुशावरत करें और फिर जाकर हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिंध को आप लोगों के एसोसिएशंस की तरफ से एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये बता दिया गया है कि आप लोग एसओपीज को भरपूर तरीके से फॉलो करें, कोई खतरा नहीं है, स्कूल्स खुले रहने चाहिए, विंटर वेकेशंस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए विंटर वेकेशन तो कतई नहीं होनी चाहिए, जितने कम दिन है उसके अंदर तो कोई भी हॉलिडे नहीं। ठीक है, अब सर एक एक जुमले में दोनों बता दें मुझे सर, अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि स्कूल्स बंद, अर्ली विंटर वेकेशन, पहले तारिक शाह साहब आप बताएं, क्या आप लोग एहतजाज करेंगे? बिल्कुल, देखें अगर बाकी शोबेजात खुले रहे और सिर्फ स्कूल को बंद किया गया तो फिर तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक होगा। काशिफ साहब आपकी राय भी है कि अगर ऐसा होता है कि सिर्फ स्कूल्स बंद होते हैं, अर्ली विंटर वेकेशन के लिए कहा जाता है, तो आप लोग एहतजाज करेंगे? देखिए, एहतजाज हल नहीं है इस चीज का, ये बैठ के ये फैसले होते हैं, बच्चों की सेहत का मामला है और सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लेकिन हम फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई अच्छा फैसला इंशाल्लाह जरूर करें। ठीक, काशिफ अदीब और तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिनका मौक़िफ़ को हमने आप तक पहुंचाया और जिनकी राय थी वो ये थी कि कोविड फैलने की एक वजह स्कूल्स का खुलना नहीं है, बल्कि एसओपीज़ ऐसे होने चाहिए कि उन पे अमल दरामद करवाया जाए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 7 सब्जियों के मिलाप, मक्खन और स्पेशल रोटी के साथ जो एक डिश तैयार होती है। भारत की सड़कों पर धूम मचाने वाली पाव भाजी अब पाकिस्तान पहुँच गई है। कराची में इंडियन फूड स्ट्रीट की पहचान पाव भाजी मशहूर होने लगी है। ये कैसे बनती है और कितनी लजीज होती है? श्रेब वहाँ गए, उन्होंने इसको खाया भी, लुत्फानंदोज भी हुए। उनकी जुबानी जानते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है। जलेबी भाई कहाँ से आई, ये कहानी बहुत सुनाई, लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाव भाजी कहाँ से आई, किस किस ने अब तक खाई और टेस्ट में कैसी पाई, कहाँ पर बन रही है। अब आपको लेकर चलते हैं वहाँ। टीजर दिया जलेबी का, खाने के बाद खाइएगा जनाब। आप भी सोच रहे होंगे कि पाव भाजी की बात करता मैं नारियल के स्टॉल पर क्यों आ गया। हम मौजूद है खानादार और यहाँ पर हर 2 कदम के फासले पर माउथ वाटरिंग डिलाइट्स हैं और कदम रोक लेती हैं। नारियल पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब वादा और कहीं नहीं रुकेंगे, अब सीधा पाव भाजी के पास पहुंचे। अब हम आ चुके हैं वहाँ जहाँ बन रही है पाव भाजी। मुंबई का स्ट्रीट फूड पाव भाजी आ चुका है कराची में, लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। पाव भाजी से मुताल्लिक ये भी कहा जाता है कि साउथ एशिया में जब फास्ट फूड इंट्रोड्यूस हुआ तो पाव भाजी पहला आइटम था जनाब। अब पाव भाजी बनता कैसे है, कितना लजीज है, इसकी कहानी उनसे जानेंगे जो इसको यहाँ पर बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का एहसान है करम। थोड़ा सा बताएं मुझे इस पाव भाजी से मुताल्लिक कि क्यों कहते हैं कि एक पाव भाजी दे दो, आधा किलो भाजी या 1 किलो भाजी क्यों नहीं होती? उसकी वजह यह है कि ये वज़न में नहीं आती है। अच्छा। और ना ही पाव जो है वज़न है। ठीक है। ये पाव कहते हैं इस डबल रोटी को। ओके, तो यानी ये है पाव, ये वो वाला पाव नहीं है, ये है ब्रेड। पाव नहीं। ओके, अब बनता कैसे है ये पूरी कहानी हम इन्हीं से जानेंगे, प्लीज़ बताइए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा ये पाव है। पाव के ऊपर जो हम मसाला लगाते हैं वो मैं तैयार करके आपको बताता हूँ। ऑयल है, तेल, इसके अंदर मैंने सूखा धनिया डाल दिया, ठीक है। अब इसमें आ जाएगी लाल मिर्च, लाल मिर्च के बाद आ जाएगी ये पाव भाजी का मसाला है, जो मेन मसाला है वो ये है। अब आएगा इसमें धनिया, धनिया के बाद अब इसमें आ जाएगा मक्खन, ये है देसी मक्खन। हो चुका है तैयार मसाला। पाव काट लिया मैंने, अब पाव के ऊपर ये लिक्विड आ जाएगा मसाला जो हमने पाव के लिए स्पेशली तैयार किया हुआ है। इस तरह दबा देंगे हम पाव को, फिर दूसरा पाव भी हम काटेंगे।
पाव हो चुका है तैयार और अब है भाजी का नंबर। अब देखते हैं कि भाजी की साइंस क्या है। ये तो मुझे कीमा सा लग रहा है। नहीं, ये कीमा नहीं है, ये टोटल वेजिटेबल है। ओके। 8 से 10 किस्म की वेजिटेबल है और ये बनती है देसी मक्खन में। कौन कौन सी सब्जियां डली हैं इसमें? इसमें गोभी है, शिमला मिर्च है, मटर है, टमाटर है, आलू है, प्याज है। 8-10 किस्म की मिक्स सब्जी होती है। सही। अब ये तैयार कर ले आए हैं भाजी। अब हम इसको फ्राई करेंगे। भाजी हो रही है फ्राई और अभी से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इंतज़ार नहीं हो रहा। ये लाल मिर्च, हस्बे जायका, और ये पाव भाजी का अपना मसाला जिससे पाव भाजी तैयार होती है। ये कोई ख़ास मसाला है? बिल्कुल ख़ास मसाला। ये तकरीबन 13 से 14 किस्म के मिक्स मसाले होते हैं। अब ये तकरीबन तैयार हो चुका है, मिक्स हो चुका है, फ्राई हो चुका है। जिस तरह आप मेहनत से ये बना रहे हो, जैसे खुशबू आ रही है, मेरा ख्याल है कि ये घर पर मंगवा कर खाने वाला आइटम नहीं, यहीं पर आकर खाएंगे तो ये लज्जत और ज़्यादा आपको महसूस होगी। इसकी खुशबू भूख को बढ़ा देगी, जैसे कि मेरी भूख बहुत बढ़ चुकी है। अब हम आएंगे पाव फ्राई करने की तरफ। सही। ये पाव हमने लगा दिया है यहाँ पर। इसको यूँ थोड़ा तवे पे चलाएंगे। इस पाव के अंदर पहले से आपने वो मसाला लगा के रखा था? मसाला लगा के ऐड करेंगे मसाला इसके ऊपर? बिल्कुल और ऐड करूँगा इसमें मसाला। इंशाल्लाह अनकरीब दूसरे आइटम भी आ रहे हैं, जैसे कि वड़ा पाव भी आएगा। कितने दिन में आएगा? 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। तो पाव भाजी के साथ साथ वड़ा पाव भी ऐड होने वाला है यहाँ पर इन जस्ट फ्यू डेज। सिंगल सर्विंग है? नहीं, ये फुल प्लेट है। ये यानी फुल प्लेट, डबल सर्विंग कह लें इसको। 2 बंदों के लिए काफ़ी है। 2 बंदों के लिए काफ़ी है। अच्छा, ये ऑलरेडी जब आपने ये सब्जी बनाई थी उसके अंदर प्याज नहीं था? प्याज भी उसमें था, लेकिन आपने अलग से भी हाँ, एक्स्ट्रा होता है प्याज। वो प्याज का अपना एक टेस्ट है। सही। और ये साथ में आ गया नींबू। पाव भी तैयार है, भाजी भी तैयार है, हम खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अंदर का माहौल अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अंदर जब आप बैठ के खाएंगे तो आपको लिटरली फील होगा कि आप मुंबई में हैं, मुंबई में ये खाना खा रहे हैं। कैसे, आइए मेरे साथ। पाव भाजी इंडियन स्ट्रीट फूड, ये तो लिखा है, लेकिन ताजमहल हो, वो हाजी अली दरगाह हो या दीगर इमारतें हो, वहाँ की जो मशहूर इमारतें मुंबई की, उनकी पिक्चर्स यहाँ पर लगे। तो जब आप यहाँ बैठकर खाएंगे तो बिल्कुल अपने आप को मुंबई में पाएंगे। तो जनाब, पाव भाजी आ चुकी है और अब हम बिल्कुल वेट नहीं कराएंगे, अपने स्टमक को चुटकियों में हम इसे चट कर जाएंगे और कितना लजीज है ये हम आपको खा कर बताएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि जल्दी आए तो आप जल्दी आइए बिल्कुल यहाँ पर और इसको जल्दी से खाइए, मक्खन लगा कर खाइए। इट्स डिलीशियस। पेट भर के खा ली पाव भाजी। जलेबी खानी है तो उसका मैं आपको टीजर पहले ही दे चुका हूँ, लेकिन अब हम आएंगे 1 हफ्ते बाद। भला क्यों? क्योंकि वड़ा पाव यहाँ पर आ जाएगा, पर हम वड़ा पाव खाएंगे और आपको बताएंगे कि वड़ा पाव कैसा था। लेकिन ये खाने के लिए जरूर आइए। यम्मी, मजा आया था बहुत ज्यादा। मेरे मुंह में पानी आ गया। देखिए, खैर अब आप मुझे लेके जाएंगे। बिल्कुल लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ब्रेक की तरफ लेकर जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोविड-19 की वैक्सीन ट्रायल जो कि पाकिस्तान में हो रहे हैं उससे मुताल्लिक कुछ सवाल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है विच इज़ कैंसिनो वैक्सीन, चाइनीज़ एंड कैनेडियन कंपनी ने मिलकर बनाई है। इसके क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं। चंद रोज़ पहले हमने डिटेल से इसकी बात की थी, मैं खुद वैक्सीन लगवा कर आया था। बट द क्वेश्चन इज़ कि अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इस दौरान क्या कुछ मुश्किलात दरपेश हुई। इसके साथ साथ हमने देखा कि 2 और मुल्कों ने ऐलान किया। एक अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया फाइजर कंपनी, और उसके बाद रशियन कंपनी स्पुतनिक 5 इनकी तरफ से भी ऐलान किया गया कि हमारी जो वैक्सीन है इसकी एफिकेसी 90% प्लस है। तो हम क्या उम्मीद रखें, क्या जो ट्रायल पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है वही इतना कामयाब होगा कि यही वैक्सीन हमें लगाई जाएगी, या कि हम स्पुतनिक 5 या फाइजर कंपनी की वैक्सीन पाकिस्तान में मंगवाएंगे। और इसके साथ साथ कोरोना वायरस जिस तरीके से फैल रहा है, सेकेंड वेव कितनी ख़तरनाक है, कितनी मुख्तलिफ है, इससे मुताल्लिक आज हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से 2 डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर सईद हामिद हैं, हेड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। वेलकम टू द शो सर। एंड वी हैव डॉक्टर फैसल महमूद, कोरोना वार्ड से मुतालिक बहुत से सवाल हमारे जो होते हैं हम अक्सर इनसे करते हैं, आपको भी वेलकम कहेंगे। डॉक्टर सईद, स्टार्टिंग फ्रॉम यू,
फाइजर कंपनी की वैक्सीन जैसे अनाउंस हुई उसके बाद कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि वो वैक्सीन पाकिस्तान में शायद इस्तेमाल नहीं हो पाएगी बिकॉज उसके स्टोरेज करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो पाकिस्तान में फॉलो नहीं हो सकता। आपके ख्याल में भी ऐसा ही मामला है? ये देखिए, हमें ये क्योंकि पेंडेमिक है, इस दुनिया के सारे ममालिक इसमें अफेक्टेड हैं, तो ये एक वैक्सीन से तो काम नहीं बनेगा। दिस विल बी मैनी वैक्सीन्स जो कि काम आएंगी। फाइजर की एक वैक्सीन है और बहुत सारी वैक्सीन ट्राई हो रही हैं जो कि बहुत सारी फेज 3 में भी पहुंची हुई हैं। सही। तो ऑल दोज वैक्सीन्स आई थिंक इवेंचुअली विल डेवलप और वो अपने खत्ते के हवाले से वो ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी सुन रहे हैं कि जो फाइजर की वैक्सीन है वो बहुत सारे मुल्कों ने अभी से प्री परचेज कर ली है। अच्छा, ठीक है। सो the European Union, for example, has purchased 300 million doses. USA has purchased 300 million doses. तो इस वजह से वो जब ये वैक्सीन मार्केट में आएगी तो उस वक्त इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी ये अभी किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं है। सही। और अपनी वाली वैक्सीन जिसका ट्रायल हो रहा है सर, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं? जब हम आपके पास आए थे उस वक्त तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी जिन्होंने वैक्सीन ट्रायल में पार्ट लिया था, अब क्या स्टैट्स हैं हमारे पास पाकिस्तान के? हमारा जो सेंटर है वो भी डेफिनेटली बड़ा है और हम अब तकरीबन 450 से ज़्यादा लोगों को उस क्लिनिकल ट्रायल में ला चुके हैं। ओवरऑल मुल्क में तकरीबन 4,500 क्रॉस कर गया जो क्लिनिकल ट्रायल का जो हमारा नंबर है। सो आई थिंक वी आर डूइंग वेल। हमने हमारा जो टारगेट है फ़िलहाल वो 10,000 सब्जेक्ट्स का है, तो उसमें तकरीबन हम आधा रास्ता तो पहुंच गए। ओके, यानी थोड़े से हफ्तों की और बात है। और कितना ज़रूरी है कि अवाम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, या जिन्होंने वैक्सीन अभी लगवाई है उसके बाद आपको कुछ शिकायत मिली हो लोगों की तरफ से? देखें, अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रही हैं तो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसका मतलब होता है कि इंजेक्शन साइट पे पेन, कुछ फीवर, कुछ बॉडी एक्स, इस तरह की चीज़ें। ऑनेस्टली सर, ना मुझे यहाँ पे पेन हुआ जी, ना मुझे बाद में कोई फीवर हुआ, ऑनेस्टली मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को नहीं होता। दिस इज अबाउट 10% ऑफ पीपल हु गेट दीज सिम्पटम्स, और वो किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं। वो इस वैक्सीन से कोई खुसूसी इस वैक्सीन के मुतालिक नहीं है। नॉर्मली से बच्चों को जब कोई वैक्सीन लगवाते हैं बाद में उसे हम ज़ाहिर है बर्फ़ भी लगाते हैं, पेन भी होती है। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो लोगों का एक जो जिसे कहना चाहिए ट्रस्ट डेफिसिट अभी तक है इस वैक्सीन के बारे में, शक व शुबहात हैं। अच्छा। वो अपने पिछले प्रोग्राम में जब आप आए थे उसमें भी कुछ सवाल जवाब कवर किए थे, तो हम चाहेंगे कि उसके ऊपर हम फोकस करें कि लोग क्या सोच रहे हैं, जो नेगेटिव जो थॉट्स हैं उसको हम किस तरह से कर्टेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर, एक नेगेटिव थॉट ये भी है, लोग ये कहते हैं कि नहीं हम क्यों ट्रायल का हिस्सा बने, 1 साल तक हमें बतानी पड़ेंगी अपने हालात से मुतालिक। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि इस दौरान कोई असर वाली वैक्सीन आ गई तो क्या हम वो लगवा पाएंगे या नहीं लगवा पाएंगे, यानी जो अप्रूव हो गई वो वैक्सीन। देखें, इस साल इस मुद्दत में कोई ऐसी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं आने वाली। अगर पाकिस्तान मार्केट में आएगी तो सबसे पहले ये वैक्सीन आएगी। यानी सर पाकिस्तान में जब भी होगा फर्स्ट यही वैक्सीन ही होगी। जैसे मैंने आपसे अर्ज की थी जब आप हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में आए थे, कि अगर इफ दिस ट्रायल इज सक्सेसफुल तो ये डील है कि पाकिस्तान विल गेट अ लार्ज नंबर मिलियंस ऑफ डोजेज ऑफ वैक्सीन्स टू गिव टू द पब्लिक, राइट? तो वो एकदम सिलसिला शुरू हो जाएगा जो कि अवेलेबल होगा फॉर एवरीबॉडी। इट इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट या एट मिनिमल कॉस्ट। सर लेकिन मुझे बताएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अलावा भी 3-4 और मुल्क हैं जिन पर यही वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, हम क्या एक्सपेक्ट करें? अगले 1 महीने या 2 महीने बाद एफिकेसी से मुतालिक कोई खबर आ जाएगी या इससे पहले आ जाएगी कि कितनी % एफिकेसी है इसकी? देखें, वो जिस तरह से फाइजर की वैक्सीन का हुआ है, एक नंबर होता है जिसको आप वो डिटरमिन कर लेते हैं पहले से कि अगर इतनी कोविड इन्फेक्शंस हो गई इस ग्रुप को जिनको वैक्सीन लगी है, तो उनको फिर एनालाइज करेंगे कि किसको वैक्सीन लगी थी और किसको वैक्सीन नहीं लगी थी, किसको प्लेसिबो लगा था। और फॉर एग्जांपल जिसको वैक्सीन लगी उसमें से 75 लोगों को वैक्सीन लगी, उसमें से सिर्फ 5 लोगों को कोविड हुआ, और जिनको वैक्सीन नहीं लगी उसमें 75% लोगों में से 50 को कोविड हो गया। तो डेफिनेटली वैक्सीन की एफिकेसी नजर आनी शुरू हो जाती है। सो दिस इज, तो वो डिपेंड करता है कि कब वर्ल्ड वाइड वी हिट 150 केसेस फॉर एग्जांपल। ओके, उसके बाद से इसकी अंदाज़न महीना 2 महीने या ये मैं कम बता रहा हूँ हालात देखते हुए, या क्या कहते हैं आप? कितनी कहना मुश्किल है। ये लोग 50 केसेस होंगे तो अपना पैर एनालिसिस करेंगे, फिर नेक्स्ट 50 पे नेक्स्ट, एंड देन उसके बाद 150 होंगे तो फिर वो ट्रायल
खत्म तो नहीं करेंगे मगर अनब्लाइंड करेंगे, बताएंगे कि भाई किसको वैक्सीन लगी थी किसको नहीं लगी थी। अच्छा डॉक्टर फैसल, मुझे ये एक बात बताएं कि जो दूसरी लहर है वो पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ है, पहले जैसी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हम बात तो यही करें कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इस पर बेहतर बता सकते हैं। इस लहर के दो बड़े मसले जो पिछले लहर में नहीं थे। पहला तो ये कि ये सर्दियों का ज़माना, तो सबको नज़ला खांसी ज़ुकाम ऐसे ही चलता रहता है। सो कोविड में और इसमें फ़र्क करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो यानी कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आएंगे आपके हमारे पास सिम्टम लेते हुए, पहले तो हमने कहा कोई भी होगा तो वो कोविड ही होगा, अब तो ये भी देखना है कोविड है या कुछ और है, यानी कि पेशेंट ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त अस्पताल खाली हो गए थे, सब डर के मारे घर बैठे हुए थे, कोई और वार्ड्स में नहीं आए थे। अब अस्पताल वैसे ही भरे हुए क्योंकि यानी सीरियस नहीं ले रहे। नहीं, दूसरे पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, अब वो भी आ रहे हैं। अब वो भी आ रहे हैं। तो यानी कि पहले हमने ये किया था कि जो दूसरे वार्ड के जो डॉक्टर्स थे हमने कहा था उनकी ड्यूटीज यहाँ कर दी, अब वो भी नहीं कर सकते। सो इन अदर वर्ड्स ये दो पहलू हैं जो कि पहले वाले वेव में नहीं थे। अच्छा, जो पहले सिम्टम्स थे वही सिम्टम्स अब है, या अगर हम ये कहें कि ये वाली वेव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसमें सिम्टम्स भी कुछ अलग हैं कि बुखार के अलावा और भी चीज़ें जो है आप फील करें, तो मतलब ये कि आप कोविड नहीं, आई थिंक सिम्टम्स तकरीबन वही हैं। अच्छा, अलबत्ता ये है कि पेशेंट दाखिल हो रहे हैं वो ज़्यादा बीमार दाखिल हो रहे हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर आपसे, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ जानने वालों को जिनको कोविड इस वेव में हुआ है, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स एज वेल, तो वो ये कहते हैं कि पहले जब रिपोर्ट हो रहा था और जब हम एक्सरेस देखते थे या रिपोर्ट्स तो लंग के पैचेस नज़र आते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि इतनी सिवेरिटी लंग्स नज़र ही नहीं आते, इतने मुतासर हो चुके होते हैं ऑर्गन्स। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पहले जब भी कोविड होता था ना पहले वेव में, तो सब हॉस्पिटल भाग के दाखिल फौरन से चले जाते थे। अब जो है ना जब हल्के फुल्का कोविड होता है तो वो घर पे बैठ के आइसोलेट हो जाते हैं, बिकॉज अब इतना खौफ नहीं है। हल्का फुल्का कोविड, हल्का फुल्का कोविड इसको नाम देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ बताएं कि इसमें ज़्यादातर जो कोविड है वो हिट नौजवान नस्ल को कर रहा है, या जो पहले हम एज बता रहे थे कि इतनी एज से इतने लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए, कुछ ये भी डिफरेंस देखा गया? नहीं, अभी भी यही है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 80-70 लोगों की जो एज है उसमें अमवात की शरह ऑलमोस्ट 10 to 15% है। अच्छा। और जो यंग हैं, फॉर एग्जांपल 20 से कम, उनमें अब ऑलमोस्ट 0.2%। ओके। सो जो लोग बूढ़े हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको और कोई मसला है, उनके अंदर ऑब्वियसली अमवात की शरह काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, जब से दूसरी लहर आई है तब से अब तक के वक्त में जो हमने केसेस देखे हैं, अगर हम थोड़ा सा पिछली वाली वेव से कंपेयर करें इसको, तो क्या आपको सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग लग रही है? सो आई थिंक इस दफ़ा ये है कि अगर हम लोग सॉर्ट ऑफ आइडिया करें तो हम लोग अबाउट अर्ली मिड मई में हैं। जो पुराने वाला तो उस वक्त मोर्टेलिटी रेट क्या था सर? तकरीबन इतना ही था, मगर थोड़ा सा मुश्किल है यूँ कि उस ज़माने में हमारी टेस्टिंग कम हो रही थी। यानी कि पेशेंट भी ज़्यादा थे, हम पकड़ कम रहे थे। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है पकड़ने के लिए। अब तो लोग टेस्ट भी नहीं करवाते, इवन अगर हम डॉक्टर्स की बात भी करें, पैरामेडिकल स्टाफ की बात भी करें, वो ज़रा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, अब वो कहते हैं नहीं सिम्टम्स आ गए, ठीक है, अब आइसोलेट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, वो टेस्ट नहीं कराते। हाँ, मगर उस ज़माने में टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास। अब है ही नहीं हमारे पास, अब है और अब लोग करवा नहीं रहे इतना। अच्छा, जैसे हम देख रहे थे कि पहले डॉक्टर ये कह रहे थे कि आप 14 दिन के लिए खुद को क्वारंटीन कर लें, अब भी क्वारंटीन का उतना ही दौरान है कि 14 दिन या बढ़ गया? नहीं, तो इसमें दो चीज़ें एक्चुअली, क्वारंटीन और आइसोलेशन अलग अलग चीज़ें हैं। क्वारंटीन का मतलब है कि मुझे वायरस से मैं एक्सपोज हुआ हूँ, मुझे नहीं पता मुझे इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा। उस केस में फिर 10 दिन के लिए या 14 दिन के लिए आप अलग रहें और देखें कि आपको अलामात होते हैं कि नहीं होते। आइसोलेशन का मतलब है मेरे अंदर वायरस घुस गया है, मुझे अलामात हो गए, उसकी जो मिनिमम जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन है मिनिमम। मगर हम ये भी चाहते हैं कि एटलीस्ट 3 दिन गुजर जाएं और आपकी तबीयत बेहतर होने के बाद 3 दिन गुजर चुके हों। ठीक है, तो वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन सिम्पटम्स। ओके सर, अब जब हम पॉजिटिविटी इस वक्त देख रहे हैं, जब टेस्टिंग भी ज़्यादा तकरीबन 36,000 टेस्ट हो रहे हैं, अभी की पॉजिटिविटी और उस वक्त जो टेस्ट हो रहे थे वेव 1 में उसकी पॉजिटिविटी, तो ये कंपेयर करें। दूसरा मॉर्टेलिटी पे आपने थोड़ा सा तो मुझे बताया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ और बताएं, वेव 1 पे मॉर्टेलिटी में हमने जो ट्रेंड्स देखे थे, क्या वेव 2 की मॉर्टेलिटी में वही ट्रेंड्स देख रहे हैं हम? सो ऑलमोस्ट वही देख रहे हैं। अगेन मॉर्टेलिटी, ये दोनों बहुत मुश्किल सवाल हैं, बिकॉज देखें अगर आप मुझसे बोलेंगे कितने % लोग मर रहे हैं, फर्स्ट वेव के अंदर अराउंड इस पीरियड में हम लोग सबको पकड़ नहीं रहे थे। ओके, राइट। सो अगर 100 लोग थे उसमें से हम लोग सिर्फ डायग्नोज ही सिर्फ 50 लोग कर रहे थे, बिकॉज हमारे पास टेस्ट ही अवेलेबल नहीं थे। सो अगर 100 में से 10 लोग मरे थे तो उस वक्त तो लग रहा था कि 50 में से 10 लोग मर रहे हैं। ओके, राइट, बिकॉज वी वर नॉट डायग्नोसिंग द रेस्ट।
सो दिस इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन टू नो कि मोर्टालिटी शरह कितनी है। अलबत्ता आई थिंक 37 लोग मरे थे अभी। लेकिन ये तो बात हो गई सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अगर हम इस वक्त देखते हैं कि जब हमने कुछ देर पहले कंपेयर भी किया कि लास्ट मंथ जब 500 केसेस थे और आफ्टर मंथ 2300 केसेस हैं, जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, क्या ये वेव 1 में ग्राफ ऐसे बढ़ा था कि नहीं उस वक्त ग्राफ ऐसे था और अब ग्राफ ऐसे है? मुझे लगता है ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे जा रहा है। बिकॉज देखें ये वायरस जो है ना ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, यानी कि यूं नहीं बढ़ता, वो यूं बढ़ के तेज़ी से एकदम से जंप लेता है। और हम भी यही देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से केसेस आना शुरू हो गए थे और अब एकदम से यूं बढ़ना एकदम से राइज हुआ। एक बात और मुझे सर बता दें साथ साथ, जब हम देख रहे हैं कि कोविड के ज़ाहिर इस वक्त राइज है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा केस या ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं दोबारा से वायरस वाले? दोबारा कितने? देखें मैंने ऐसे ही पूछा था लोगों से अपने कुलीग से कि कितने आपके हो, तो ऐसी गिनती करके 13-15 तो ऐसे ही आ गए थे हमारे पास। सर ये तो फिर ये तो बड़ी अलार्मिंग बात नहीं है। फिर वैक्सीन वाला मामला किधर जाएगा अगर ये दोबारा से कोरोना हो? उससे पहले जरा एक मैं और चीज़ अर्ज कर दूं, हम एक तरह से होपफुली ये गलत मैसेज नहीं दे रहे यंग लोगों को कि उनको कुछ नहीं होता, उनकी दे डोंट डाई, ऑफ कोर्स दे डोंट डाई ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक अदर पीपल डू, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर वी लिव इन अ फैमिली सेटअप। हमारे घरों में हर उम्र के लोग रहते हैं, हमारे घरों में हमारे वालिदैन भी रहते हैं। बिल्कुल, वी मूव इन फैमिली सर्कल्स, उसमें हमारा चचा चची मामा मामी सब लोग हैं। एग्जैक्टली, सो आई थिंक दीज पीपल कैन स्प्रेड दैट इन्फेक्शन in families. They'll be carriers. They'll be carriers. They will spread infection in these families. So ये यंग लोगों को कंडोन कर देना कि नहीं आपको कुछ नहीं होना, ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि जो घर का फर्द बाहर निकलो ज़्यादा एहतियात करें। एब्सोल्युटली। सॉरी, आपका सवाल ये था कि वैक्सीन यस, अगर देखें इस माहौल में जिसमें से हम अभी गुजर रहे हैं, उम्मीद तो ये है कि वैक्सीन की ट्रायल के पार्टिसिपेशन में लोगों को इम्पेटस मिलेगा, लोग आएंगे, उनको एक वो मेरा ख्याल में तो एक पॉजिटिव बिल्कुल ठीक इम्पैक्ट आना चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे डॉक्टर फैसल, आपका भी शुक्रिया। एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो कि आई थिंक हम बार बार भूल जाते हैं कि याद रखें कोविड होने के बाद अबाउट 30% लोगों के अंदर सिम्टम्स महीनों तक चलते हैं। और ऐसे सिम्टम्स के इतने आपके डिस्टर्ब हो चुके हैं, एंड ये यंग लोगों में होता है, यंग लोगों में भी होता है, यानी कि आप काम पे नहीं जा सकते, बिस्तर पड़े रहते हैं, आपको ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, तो इवन तो लोग मरते नहीं हैं, बट इसके जो असरात हैं बिल्कुल वो कई महीने तक रहते हैं। एहतियात पहले भी करें और जिनको हो चुका है वो ठीक हो चुके हैं, ये ना समझें कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा, वो ज़्यादा अंदर से मुतासर हो चुके हैं और ज़्यादा केयर करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों साथ मौजूद थे, इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और सब ने करनी है। हर वो शख्स जो घर से बाहर जा रहा है, जो ऑफिस जा रहा है, जो मार्केट जा रहा है, वो ये ना सोचे कि वो यंग है, वो ये ना सोचे कि पहले कोरोना हो चुका, वो ये ना सोचे कि वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा ले चुका है, वैक्सीन लग चुके हैं। नहीं, आपने बहुत एहतियात करेंगे, आपकी वजह से और बहुत से प्यारे रिश्ते जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी प्रोग्राम में शामिल करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हिम्मत, हौसला और जज्बा मिलेगा। इस्लामाबाद में एक ऐसा ख्वाजा सरा भी मौजूद है जिनका हुनर देखने वालों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। ख्वाजा सरा चांदनी गुल ने फर्नीचर और लकड़ी के डेकोरेशन पीसेस बनाने का हुनर सीखा, जिससे उन्होंने अपना जरिए मुआश तो बनाया और जिनकी कम्युनिटी थी उसके लिए भी ये काबिल फ़ख्र बन गई। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा एस्थेटिक सेंस है इनका। जो मास्टर पीसेस ये बना रही हैं वो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे भी किस कदर मेहनत से कर रही हैं, सीखा किस से, आइडिया कैसे आया कि इस तरह से लाइवलीहुड की मैनेज करना है, तो हम उनसे बात करेंगे। चांदनी गुल ने हमें ज्वाइन किया है। चांदनी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थोड़ा सा समझाएं मुझे किससे सीखा, उस्ताद कौन है, आइडिया कैसे आया कि अच्छा मुझे कारपेंटर बनना है? अस्सलाम वालेकुम सर। ये ना आज से 1 साल पहले ना ये काम मैंने किसी कारीगर से सीखा था। ठीक है, जो हमारे मोहल्ले में रहता था। तो लोग कहते थे कि आप ये भीख मांगते हो, ये डांस करते हो, कोई काम क्यों नहीं सीखते हो। तो फिर हम लोगों का यही जवाब होता था कि हमें कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं। तो फिर इसी तरह ना हमारे बहुत ज़्यादा ख्वाजा साहब ने टेलर का काम सीखा, कढ़ाई का सीखा, अड्डे का, इस तरह बहुत ज़्यादा। तो
ये हमारे महल्ले में रहता था। मैंने कहा भाई मुझे भी थोड़ा सा ये सिखा दो, ये कुछ पीसों की इस तरह रगड़ाई करनी, तो ये किस तरह करते हैं फर्नीचर का। तो कहते हैं आप तो फर्नीचर नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने कुछ डेकोरेट करनी है तो उसके लिए मुझे ये ज़रूरत है इसकी। तो उन्होंने कहा था आप कल से आ जाना। तो 6 माह मैंने उस कारीगर से ये काम सीखा था, फिर उसके बाद ये मैंने शुरू किया था। सही। अच्छा चांदनी, ये भी बताएं कि आप कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से आपने जो है ये पीसेस बनाना शुरू किए, इस काम में आप इन्वॉल्व हैं। अभी तक लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा मिला है? घर वाले, मोहल्ले वाले या जो बाकी आपकी कम्युनिटी के दीगर लोग हैं वो किस तरह से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं? क्या क्या कमेंट्स मिलते हैं? जब से ये काम मैंने शुरू किया ना, तो रही बात महल्ले वालों की, गली वालों की और दूसरे लोगों की, तो बहुत ज़्यादा लोग इज्जत भी दे रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। और मेरा जो निज़ाम है ना घर का और मेरा खुद का, वो भी चल रहा है अल्लाह के शुक्र से। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, एक ऐसा जरिया मुआश जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है, लोग आपको सराह रहे हैं। अच्छा, हम महा ने भी हमें ज्वाइन किया। महा चिश्ती ने, सामाजिक कारकुन है, उनको भी वेलकम करते हैं। महा, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रही है, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू पीपल आर डूइंग। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। हमने ये ऑर्गेनाइजेशन 2019 में स्टार्ट की थी, जिसके हमारा बेसिक मकसद ये था कि हम ट्रांस राइट्स पे काम करेंगे। लेकिन टू बिगिन दिस वर्क हमें इनिशियली लगा कि शायद हम इनको एजुकेशन प्रोवाइड करें तो हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन सून हमें रियलाइजेशन हुई कि जब तक इनके लिए कोई इनकम या फिर मॉनेटरी कोई इंसेंटिव ना हो तो ये लोग इतने इंक्लाइन नहीं होते। तो वी डिसाइडेड कि हम इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ मानुष केम इनटू बीइंग। हमने इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, स्किल्स प्रोवाइड की। अभी हम फर्नीचर पीसेस बनाते हैं, वुडन पीसेस बनाते हैं, जो सारा फ्रॉम लकड़ी लाने तक, इसको रगड़ाई करने तक और प्रिंट करने तक, प्रिंटिंग के भी आइडियाज़ ये लोग ही लेकर आते हैं फ्रॉम गूगल। और ये सारे काफ़ी एक्वेंटेड हैं इंटरनेट सर्विसेज से, तो उनको गूगल, यूट्यूब, ये सब करके That's very good to hear, महा। बट मुझे थोड़ा सा समझाएंगी, ज़रा चांदनी ने एक कारीगर से सीखा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरीके से काम करे, तो आपका और चांदनी का कनेक्शन है, आपने कुछ सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, फ्रॉम अ वेरी यंग एज हमारे जो फैमिली है, वी हैव ऑलवेज लुक टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर्स पूरे पाकिस्तान में जिधर भी नजर आए, इन अ वेरी हम्बल मैनर, एज टू से कि इनका जो आप किसी भी पाकिस्तान में आप किसी सड़क पे भी फिर रहे हो तो इनके साथ जो मिस ट्रीटमेंट हो रहा होता है, हमारा मुआशरा जो है बिल्कुल ख्वाजा सराओं की तरफ एक्सेप्टिंग, इसमें कोई शक नहीं, वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। मैं फिर वही सवाल करूंगा, चांदनी को आपने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे सपोर्ट किया? जी, चांदनी को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम वी मेट हर, चांदनी हमेशा से शी हैड द इंटेंट कि इन्होंने कोई स्किल्स सीखनी थी, और ये काफ़ी स्किल्स जैसे पेंटिंग हो गई। इनकी जो दोस्त सपना है जो भी हमारे साथ काम करती हैं, वो पहले अड्डे का काम करती थी। तो जब हमने इनके अंदर ये स्किल्स देखी, वी स्टार्टेड हार्नेसिंग देम। हम और क्या कहते हैं कारीगर लेकर आए और इन्हीं स्किल्स को हमने और हार्नेस किया। और जी बिल्कुल, और फिर इंस्टाग्राम पे हमने एक ऑनलाइन शॉप शुरू की, ताकि जो वो चीजें बना रही हैं लोग वो देख सकें, लोग वो खरीद सकें। अच्छा महा, मुझे बताएं कि अब तक कितने ख्वाजा सरा ऐसे हैं जिनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं, जिनकी स्किल्स को आप लोगों ने पॉलिश किया और वो अपने घर का जो चूल्हा है, घर वालों की इस तरह से किफालत कर रहे हैं? हमारे पास इनिशियली कोई 10 ख्वाजा सरा थे जो आते थे और जाते थे, लेकिन दी ओनली प्रॉब्लम जो हमने इसमें फेस की थी कि बिकॉज काफ़ी सारे ख्वाजा सरा पाकिस्तान में एक गुरु चेला सिस्टम में होते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली जो एक विशियस सी साइकिल बन जाती है काफ़ी सिनारियोज में, जहाँ ये इलिसिट एक्टिविटीज़ में भी चले जाते हैं। तो इनको अपने पास रखना एक बहुत मुश्किल बात बन जाती है, बिकॉज इनके गुरुज जो हैं वो कहते हैं कि नहीं आप हमारा। लेकिन अब ज़ाहिर हमने देखा है महा, तो अब सोच बदली है, अब कुछ सालों से हम देख रहे हैं सोच बदली है। महा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मैं चांदनी की तरफ दोबारा जाना चाह रहा था। चांदनी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम आपने किया, जितनी फुटेज हमने देखी हैं, थोड़ा सा मुझे अपने शौक से मुतालिक बताएं
कि आपका दिल क्या करता है कि वो आपने पेंट करना है या कि आजकल बहुत इन है रेजन आर्ट, वो आपके जो फर्नीचर हम देख रहे हैं वो उसमें एक झलक आती है रेजन आर्ट की, तो आप रेजन आर्ट की तरफ भी जा रही हैं? सर कुछ प्रिंट जो है वो हाथ से करती हूँ और कुछ जो है ना वो प्रिंटिंग करवाती हूँ बाजार से। ठीक है, अब मुझे बताएं तो चांदनी, वो जो कुछ ट्रेज होते हैं ना तो उनका प्रिंट बाजार से करवाना पड़ता है, क्योंकि उनमें लोग चाय रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखते हैं ना, तो उनका कलर ना खराब हो, इसलिए वो करवाना पड़ता है। बाकी टेबल को भी कुछ प्रिंट करवाता है, कुछ हाथ से भी प्रिंटिंग करनी पड़ती है। और कोई अगर चांदनी आपसे कहे कि अच्छा मैंने एक बहुत महंगी वाली दुकान पे कोई ड्रेसिंग टेबल या कोई कॉफ़ी टेबल देखी थी, चेयर देखी थी और ज़ाहिर वो बहुत महंगी थी, बट वो आपसे कहते हैं कि प्लीज़ इस तरह का कुछ बना दें, कुछ डिफरेंट सा, तो फिर आप वो ऑर्डर भी ले लेती हैं? क्यों नहीं सर, इंशाल्लाह वो भी मैं बनाऊंगी, वो भी बना लूंगी। ज़बरदस्त। और आप क्या चाहती हैं, आप इस काम को इस तरह से एक्सटेंड करें कि और लोग आप रखें, स्पेशली अपनी कम्युनिटी के, ताकि हर वो इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी भी बदले, अपने से जुड़े रिश्तों की ज़िंदगी बदले, और डेफिनेटली पाकिस्तान की बहुत इंटीग्रल पार्ट होती है हमारी ये कम्युनिटी, हर कम्युनिटी डेफिनेटली। तो आप लोग फिर ज़ाहिर है इस मुल्क के लिए करें, इस कौम के लिए करें, ऐसी ख्वाहिश, ऐसी कोशिश। इंशाल्लाह सर अब एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि सब ख्वाजासरा काम करेंगे ना। अभी भी बहुत ज्यादा ख्वाजासरा काम कर रहे हैं, कुछ पार्लर का कर रहे हैं, कुछ हर तरह का कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा मुल्क पहले से काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर गया है और ख्वाजा साहब ने भी अपने मुल्क को सपोर्ट किया। हम भी अब इसी मुल्क में रहते हैं तो हमें भी चाहिए, हम ये जो गलत काम है इस तरह भीख मांगना, ये डांस करना, ये छोड़ देने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इस काम में बहुत इज्जत है, कोई भी आप इज्जत का काम करते हो तो आपको उसमें इज्जत मिलती है। तो इस तरह हमारे मुआशरे में भी इज्जत हमारी होगी, हमारे कंट्री का भी एक नाम होगा दुनिया में, आल वर्ल्ड में, कि देखो पाकिस्तान के ख्वाजा सरा अब कुछ भी ये इस तरह का काम नहीं करते जो लोगों को बुरा लगता है, ये इस तरह का करता है जो सब मर्द करते हैं, सब औरतें करती हैं। तो ये भी देखो इतना अच्छा काम करता है तो और लोग भी हमारी इज्जत करेंगे, हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा ना कि पाकिस्तान के ख्वाजा सरा इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा माहा, मुझे बताएं कि आपकी जो आपका जो ये जिस चीज़ को आप चला रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप किस तरह से लोगों से कांटेक्ट करती हैं, ये इस कम्युनिटी से किस तरह से आप कांटेक्ट करती है, ये कम्युनिटी आपसे किस तरह से कांटेक्ट कर सकती है अपने किसी भी स्किल को मजीद पॉलिश करने के लिए या इस लेन में आने के लिए, अपने घर की बेहतरीन तरीके से, अपने घर को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के हर एरिया में काफ़ी कल्ट्स होते हैं। तो जब भी हम राशन ड्राइव्स कर रहे होते हैं या फिर इन्हीं जो जैसे सपना, चांदनी, यही अपने ज़्यादा पीयर्स को बताती हैं और वो फिर हमें रीच आउट करते हैं। जब वो हमें रीच आउट करते हैं तो वी टेक देम इन और हम उनको उनकी स्किल्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटे लेवल से भी अगर किसी ने ज़्यादा काम नहीं करना तो हम उनको पैकेजिंग में डाल देते हैं ताकि एटलीस्ट वो सिस्टम में आ जाएं और जैसे जैसे वो और महा, अगर मॉनेटरी टर्म में आपको सपोर्ट करनी पड़े, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है तो ऐसा भी मामला है? जी बिल्कुल, हम जितनी हमें डोनेशंस मिलती हैं वो सारी इनको जाती हैं अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है, तो उसमें भी आप लोग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम, सॉरी वक्त बड़ा कम था और बात करते। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी आप चांदनी, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कर रही हैं, कीप अप द ग्रेट वर्क। और अब बात करते हैं हम हुकूमत की, कि हुकूमत क्या कर रही है, कैसे बेहतरीन स्टेप्स हुकूमत ले रही है उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत होती है, जो रियासत की तरफ देखते हैं। इसमें परदेसी भी होते हैं, इसमें बेसहारा अफराद भी होते हैं, उनकी ज़िंदगी में वाज़ेह फ़र्क कैसे आ सकता है। किसी भी मुल्क का शहरी अपने रियासत की तरफ तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी और पनाह के लिए देखता है। जब हम कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, नारा तो एक पार्टी का था, लेकिन ज़ाहिर है ये नारा हर जमात का किसी न किसी लिहाज से रहता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पनाहगाह की सूरत में इस पर अमली तौर पर काम किया। मुल्क भर में कायम होने वाली पनाहगाहें न सिर्फ रात गुजारने के लिए छत दे रही हैं बल्कि बेहतरीन खुराक भी फराहम कर रही हैं। इस हवाले से बहुत से खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, सियासी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। स्पेशली इन दीज टाइम्स, कोविड-19 के इस वक्त में पनाहगाहों को महफूज रखने का सवाल खड़ा होता है। तो आज हमने सोचा कि फोकल पर्सन बराए पनाहगाह नसीमुर रहमान साहब से इससे मुतालिक बात की जाए और पनाहगाह की अहमियत, इसके पीछे के मकसद और ज़रूरत को समझने की कोशिश करें। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर प्लीज़ मुझे सबसे पहले बताइएगा,
आवाम की आसानी के लिए कि पनाहगाहों में किन अफराद को आने की इजाज़त है? टाइम क्या आप लोगों की तरफ से दिया जाता है कि इतने से इतने बजे तक आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पर आप रात गुजार सकते हैं और फिर यू हैव टू गो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा वालों की टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मौजू को अहमियत दी है जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा तारफ़ दिया है पनाहगाहों का और जो खिदमत यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे पहले मैं यही कह दूँ आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे लिए ये पनाहगाहें नहीं हैं बल्कि ये खिदमत गाहें हैं। ये ऐसे लोगों की खिदमत करने का एक मौका है जो माशरे के अंदर बहुत मेहनत कश हैं और बहुत हिम्मत से और हौसले से काम लेते हैं और रोज़ी की तलाश में अपने गांव से देहात से निकल कर शहर में आते हैं। अब मसला ये है कि 21वीं सदी में होमलेसनेस या बेघर अफराद की जो हालत है ये सबसे बड़ा मसला है, अमीर ममालिक का भी और गरीब ममालिक का भी। गरीब ममालिक में कुछ ज़्यादा ही गंभीर मसला है क्योंकि बुनियादी सहूलियात जो है ना वो मैसर नहीं होती और जब वो शहर में आते हैं तो एक गैर तहफ़्फ़ुज़ का वो शिकार होते हैं। तो पनाहगाह का जो ये कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आगे बढ़ाया है अमली तौर पे, जैसे आपने कहा, ये ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एक नया एहसास देता है कि आप भी पाकिस्तान के शहरी हैं और आप भी रियासत की ज़िम्मेदारी हैं। और इतना मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि ये हमारे दीन, हमारी रवायात, हमारी सोच, ये उसका हिस्सा है। और ये बड़ी खुश आइन बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सोच इससे हम आहंगी रखती है। इसीलिए पहली दफ़ा 70 साल में रियासत की सतह पे इतना संजीदा कदम उठाया गया है। ये इंशाअल्लाह ताला बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और आपके तावन से इंशाअल्लाह ताला इसको लोगों को बताने में भी हमें मदद मिलेगी कि ये प्रोग्राम क्या है, किन लोगों के लिए। बिल्कुल। अच्छा नसीम साहब, जैसे कि आप बात भी कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ा बेहतरीन कदम है क्योंकि वज़ीर आज़म ने हमेशा से रियासत मदीना की बात की और रियासत मदीना तो वही है जहाँ पर आम आदमी को वही सहूलियात हो जो कि बादशाह को या दीगर लोगों को या हाई लेवल के लोगों को मिलती है। तो अगर इस पनाहगाह में मौजूद सहूलियात की बात की जाए, थोड़ा इससे मुताल्लिक भी बताएगा किस तरह की सहूलियात होती हैं यहाँ पर या मज़ीद सहूलियात को बेहतर करने के लिए कौन कौन से इक़दामात उठाए जाएंगे? जी देखिए, ये जैसे पहले बात हुई ना कि रोटी और छत से आगे, रोटी हमारे मुल्क में पहले भी दी जाती थी और छत भी किसी हद तक लोग फराहम कर देते थे, लेकिन वो ऐसी जगह पे होती थी कि मार्केट्स में और पुलों के नीचे, रेलवे लाइंस के इर्द गिर्द, और उसके अलावा यहाँ तक कि लोग कब्रिस्तानों में भी जाके पनाह लेते थे क्योंकि रात में जब सड़क पे सोए हुए होते थे, जिनको अब कहते हैं कि भाई क्रीचर्स ऑफ फुटपाथ, के फुटपाथ पे रहने वाली मखलूक, उनको हर कोई हकारत की नज़र से देखता था और ऐसे समझते था कि ये मुल्क के जैसे बाशिंदे नहीं है, इसके शहरी नहीं हैं। तो जो रियासत मदीना का तसव्वुर है और जो प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब ने जिसको आगे बढ़ाया है, उसमें एक फ़र्ज़ कफ़ाया है कि जो लोग साहिब माल हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो गरीब लोगों को उनकी मदद करे और उनका सहारा बने। और जैसे आपने कहा है कि जो खाना हम खाते हैं उस तरह का खाना दें उनको। पहले भी मिल रहा था चैरिटी में। पाकिस्तान दुनिया के अव्वलीन ममालिक के अंदर है। तकरीबन 240 बिलियन रुपए जो है ना हर साल हम देते हैं। वो जो तकरीबन फॉरेन एड वगैरह भी आती है ना, तो उसके मुकाबले में काफ़ी मौसर है और वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। पहली दफ़ा सियासत की सतह पे संजीदगी के साथ इसको उठाया गया है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हम कौन सी सहूलतें फराहम करते हैं। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पनाहगाह में क़याम के लिए आपको किसी और शहर से रोज़ी की तलाश में आए हुए लोगों में शामिल होना चाहिए। तो दाखिले के लिए एक CNSE कार्ड देखा जाता है उनका, और रात में टाइम शुरू होता है बाद मगरिब से लेके सुबह
7 बजे तक, उसके बाद ये जगह खाली हो जाती है, फिर दोबारा इसको साफ किया जाता है ताकि बीमारी से और दूसरी चीज़ों से इसको महफूज। यानी अब हम कैसे सैनिटाइज किया जाता है ड्यू टू कोविड-19 आजकल? जी, जब ये कोविड-19 पीक पे भी था उस वक्त भी हमने फ्यूमिगेशन की, ये मास्क दिए सब लोगों को जो भी इधर आते थे, स्टाफ को हमने ट्रेनिंग दी, ये सैनिटाइजर्स दिए। अब हमने ये बनाई हुई हैं आजकल, इसकी जो सपोर्ट है वो बैतुल माल और पॉवर्टी एलिविएशन डिवीजन और एहसास का प्रोग्राम कर रहा है। इस तरह की चीज़ें उनको देती हैं, ये 10-15 रुपए की आती है। हाँ, साबुन है, मसवाक है और ये सैनिटाइजर है, ये सारी चीजें चेक, सारी फैसिलिटीज हैं सर। लेकिन माहौल में रहें। अगर फिगर भी शेयर कर सके यौमिया, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेंटर्स आप लोगों ने बनाए हैं, ऐसी पनाहगाहें बनाई हैं, यौमिया कितने लोग आते हैं, कैपेसिटी इस वक्त कितनी है? हाँ जी, देखिए एक पनाहगाह के अंदर रात को ठहरने के लिए 100 लोगों का इंतजाम है और उससे 5 गुना लोग जो है ना वो खाना खाने आते हैं। तो इस लिहाज से समझ लीजिए कि तकरीबन 150 पनाहगाहें मुल्क के अंदर हैं और उसमें से ये डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं। उनमें से तकरीबन 35 पनाहगाहें ऐसी हैं जिनको रीमॉडल भी किया गया है, जिनमें के बेहतरीन सहूलियात खाने के अलावा हैं। हैंड वॉशिंग स्टेशंस, पनाहगाह के अंदर 6-7 वॉशरूम बनाए गए हैं जिसमें के लोग नहा भी सकते हैं और उनको नीट एंड क्लीन रखा जाता है। उस पे क्लीनर जो हैं वो हायर किए गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन निज़ाम चलाने की कोशिश। एक महीने में जी, एक महीने में 1,05,000 लोग जो है ना वो रात में सुकून से सो सकते हैं। और ये प्रोग्राम 2018 की सर्दी में शुरू किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इस्लामाबाद और रावलपिंडी में देखा कि लोग सड़कों के ऊपर ठिठर रहे हैं, उन्होंने कहा ये बात ठीक नहीं है और बड़ी तेजी से इस प्रोग्राम को उन्होंने आगे बढ़ाया संजीदगी से। और मैं ये कहना फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे मैं 35 पनाहगाहें जो ज़्यादा फाल हैं उसमें से 25 में पनाहगाह में खुद प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं। सिर्फ टोकन के लिए या फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं, देखने के लिए कि क्या है या क्या नहीं है। अच्छा नसीम साहब, आप बता रहे हैं कि जैसे मुखय्यर हजरात है, हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि उनका ये फ़र्ज़ है कि अगर खुदा ने उन्हें दौलत ज़्यादा दी है तो वो दूसरों को इसमें हिस्सा बनाएं। तो क्या इस सिलसिले में मुखय्यर हजरात राबता करते हैं किसी भी एक पनाहगाह की जिम्मेदारी उठाने के लिए? बहुत ज़्यादा करते हैं। ये आपने अच्छा किया है कि इसको उजागर किया है कि एक तो सैलानी ट्रस्ट है जो कि जितने लंगर्स हैं उनके अंदर खाना प्रोवाइड करता है। अब ये काम शानदार है लेकिन मिलजुल के करने वाला है। बिल्कुल हुकूमती सतह पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का इंतज़ाम, रिहाइश का इंतज़ाम, बिस्तर का इंतज़ाम, टेबल का इंतज़ाम, चमचे और ये कुर्सियाँ और ये प्लेटें, इसका मुखय्यर हजरात और मुखय्यर अदारे उसके लिए खाना देते हैं। सैलानी ट्रस्ट खाना प्रोवाइड करता है रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और लंगर खानों में। लाहौर में एक है लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो 40 से 50 हज़ार खाने रोज़ाना देते हैं। फिर मुखय्यर हजरात आते हैं इस जगह के ऊपर, वो बता देते हैं कि जी जुमेरात वाले दिन हम खाना देंगे, तो हम सैलानी वालों को बता देते हैं कि भाई इस दिन शायद आपके खाने की ज़रूरत नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता पनाहगाहों में किचन भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि एक जो है ना इज्जत नफ्स के साथ, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इनकी खिदमत करो इज्जत नफ्स मजरूह ना हो के साथ। उनको ये, हाँ जी, ये नहीं है कि हम पहले भी उनको खाना मिलता था, जैसे मैंने कहा चैरिटी है, लोग खाना फेंकते थे, भूखे लोग जो है ना गाड़ियों के पीछे भागते थे और वो कहते थे हमें भी अच्छा नहीं लगता। मैं उनकी आवाज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं कि हम सड़क के किनारे बैठ के खाते थे, धूल उड़ती थी हमारे सरों पे और हमारे मुंह के अंदर जाती थी, लोग हमारी तरफ देखते थे, हमें भी अच्छा नहीं लगता था। अब हम अच्छे माहौल में, साफ़ सुथरे माहौल में, सेफ तहफ़्फ़ुज़ के साथ, इज़्ज़त के साथ बैठ के खाना खाते हैं और सुबह में तैयार होते हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए। तो इससे आप ये समझें कि तकरीबन 3 करोड़ लोग जो हैं, क्योंकि वो उन ख़ानदानों की कफ़ालत करते हैं, जो वो पैसे बचाते हैं, हर दिन इन लोगों का खाने और रिहाइश के ऊपर कम से कम भी 500 रुपए जो है ना रोज़ाना खर्च होते हैं। वो पैसे बच गए, अब वही पैसे वो अपने घर भेज सकते हैं। वो अपने,
वो अपने घर वालों को भेज सकते हैं। यही गुर्बत की वजह है कि सेहत और तालीम की कमी जो है उसकी वजह से ज़्यादा गुर्बत फैलती है और हमारे मुल्क में तकरीबन 40% से लोग गुर्बत से नीचे रहते हैं। हमें उन लोगों को पहुंचना है, बिल्कुल सही, उन लोगों के लिए काम करना है और उनमें आस्ता आस्ता हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सर्वेस कर रहे हैं कितने हुनरमंद हैं, कितने गैर हुनरमंद हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, उनको ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, उनकी डिपेंडेंसी नहीं कर रहे, उनको इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, समझ के खुद कफील बना जी, बिल्कुल स्लोली ये प्रोसेस शुरू हुआ हुआ है। बिल्कुल सर, इसलिए जो आपने कहा ना कि तनकीद होती है, ये सियासत के बोझ तले दबी हुई हमारी कौम है ना, मैं ये कहता हूँ ऑनेस्टली, मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारे लिए ये ऑक्सीजन है। पनाहगाह एक ऐसी जगह है जो कनेक्ट करती है लीडरशिप को आम लोगों के साथ, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, जिससे आपने खुद भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो गए भी वहां पर। सर आई एम सॉरी, वक्त जरा कम है, 2 बातें प्लीज मुझे बता दें। एक जरा जब तनकीद की बात करते हैं, हुकूमत है वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ज़रा पंजाब में भी, केपी में भी, लेकिन जब हम सिंध की बात करते हैं, कराची बहुत बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है मुल्क का और बहुत से शहरों से लोग यहाँ कमाने आते हैं और यहाँ पर रिहाइश नहीं मिलती। कराची में कितनी पनाहगाहें, एक बात, और दूसरा ये कि इन पनाहगाहों में जो लोग आते हैं जब सुबह तैयार होकर अपने अपने कामों पे जाते हैं, उनके चेहरों पे जो रौनक होती है, जो खुशी होती है, जो अल्फाज होते हैं, वो क्या होते हैं? जी जी, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने अच्छा ये सवाल किया है। कल के अखबार में भी इश्तहार आया हुआ है कराची की पनाहगाहों के लिए और इवन सिंध की पनाहगाहों के लिए, और बलूचिस्तान में भी ये है कि लसबेला में, किला सैफुल्ला में, कोयटा में, गवादर में, तफ्तान में, कराची के अंदर ज़रूरत है, 1-2 बनी हुई भी हैं। उसके अलावा मज़ीद भी कोशिश प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये है कि मेयारी सहूलत फराहम की जाए, सिर्फ ये नहीं कि टोकन की सूरत। और जो सूबाई सतह के ऊपर जो है ना, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, हम उनकी मुआवनत करते हैं, हम उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बताते हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस लेवल की सफाई है, वॉशरूम होना चाहिए, बिस्तर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कोरोना के दिनों के अंदर जो बीमारी फैली थी, अल्लाह का शुक्र है कि एक भी पनाहगाह में एक भी केस नहीं हुआ। थर्मो स्कैनर से टेम्परेचर टेस्ट रैंडम टेस्टिंग हुई है सर कोविड-19 की इन पनाहगाहों में? रैंडम टेस्टिंग, रैंडम सैंपलिंग? बहुत अच्छा आपने पूछा। 2 दिन पहले मैंने जो डॉक्टर फैसल साहब हैं हमारे वजीर सेहत, उनसे मुलाकात की और ये हुआ है कि मुहिम बराए बेहतर शहर और जो ये दूसरी ख़तरनाक लहर आई है ना, इससे हमने कैसे निपटना है, क्योंकि ये बड़ी क्राउडेड प्लेसेस हैं। तो रैंडम चेकिंग का ये उनसे ये फैसला भी हो गया है। इस हफ्ते से ही हम स्क्रीनिंग और ट्रेसिंग इस तरह की शुरू कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो एग्जिस्टिंग आप चीज़ें कर रहे हैं ना, उनको रीइंफोर्स करें और जो ऐसे सिम्टम्स नज़र आए तो हमारे स्टाफ की मैंने ट्रेनिंग की है। तकरीबन 100 लोग जो यहाँ सर्व करते हैं पनाहगाहों में, उनको बताया कि ये अलामतें हैं, इनको देख के खबरदार हो जाना है, फौरन रेफर करना है। और एक रेफरल सिस्टम हमने बनाया है कि जो मेन हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, ये आपके स्टेप्स हैं कि ताकि कोरोना पर कंट्रोल पा सके। सर एक बस बात जो मैंने पहले भी पूछी थी, यूँ तो बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों ने बहुत सी अच्छी बातें की होंगी जब वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी वहाँ पर जाते हैं और आप भी विजिट करते हैं। किसी एक शख्स का एक जुमला जिसने आपको कहा हो कि वाकई जो आपकी कोशिश है, बिकॉज ज़ाहिर हम जानते हैं कि आपने यूनिसेफ के साथ भी काम किया, 30 साल आप मुख्तलिफ इदारों के साथ मुख्तलिफ ममालिक में काम कर चुके हैं और इमरान खान साहब ने आपको बुलाया और पाकिस्तान आए खिदमत करने के लिए, बहुत अच्छा जज्बा है आपका। जब लोगों के वो तासुरात आपने सुने या किसी एक शख्स का एक कमेंट जो आपने सुन के कहा कि वाकई जो मैं आया मैंने दुरुस्त फैसला किया? मैं तो जी हाँ, ये उनकी आवाज़ आप पहुँचा रहे हैं, बहुत मेहरबानी। जैसे एक बाजौड़ एजेंसी के मज़दूर हैं जिनका नाम गुल खान है और जो कि तरलाई की पनाहगाह में ठहरे हुए थे, क्योंकि हमने आम और अच्छी चीज़ों में उनको शिरकत दी तो हमने यौम आज़ादी भी उनके साथ मनाई, ईद मिलादुन नबी भी उनके साथ मनाई और उसके बाद जो है ना और दूसरी वाली ईद भी उनके साथ मनाई। तो वो ये कहने लगे कि पहली दफ़ा हमें ये एहसास हुआ है कि हम भी पाकिस्तानी हैं और हम भी इन बड़ी बड़ी चीज़ों में शरीक हो रहे हैं जिनमें कि हम समझते थे कि ये ऊपर वाले तबके के लोगों के लिए है। पहली दफ़ा आप लोगों ने एक ऐसा काम किया है कि आपने
हमें ये एहसास दिया है जिसके लिए हम शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, और हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बुनियादी हमें सहूलियात ही थोड़ा चाहिए। सा हाँ उससे हमें बचाएं। और ये मैंने उससे सुना था कि पहली दफ़ा हमें ये महसूस हुआ है कि हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, और ये मुल्क हमारा भी है। नसीम साहब, यही चीज़ है जिसकी वज़ीर आज़म भी बात करते हैं कि सब बराबर है, कानून भी सबके लिए बराबर है, सहूलियात भी सबके लिए बराबर है। और जो तब्दील हुआ पाकिस्तान, उसमें हमने देखा कि जिस चीज़ की वज़ीर आज़म बात करते थे उस पर अमलन काम होता है, सिर्फ बातें नहीं होती हैं, हम अमलन काम देखते हैं और काम होता हुआ हमें नज़र भी आता है। नसीमुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। और जो पनाह बात हो रही है, यकीनन एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है वज़ीर आज़म की जानिब से, जो कि अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तनकीद तो खैर सियासी बुनियादों पे होती है, लेकिन जो अमलन काम होता है वो अप्रिशिएट करना बनता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ। सिंध हुकूमत तनकीद कर ले, हाँ। खुद बना ले। और जो पनाहगाहें उसमें जो सहूलियात हैं ये पहले नहीं देखी पाकिस्तान में हमने। चलिए जी आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर का चक्कर नहीं, दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं। मलेशिया में नूडल स्टॉल चलाने वाले जहाज का पायलट इन दिनों लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये वो पायलट है जिन्हें मलेशिया की जो एयरलाइन थी उन्होंने फारिग किया कोविड के दिनों में, और फिर इन्होंने ये किया कि उस चीज़ को ताज़ा रखने के लिए रोज़ाना उठते हैं, बिल्कुल पायलट की तरह तैयार होते हैं, अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, फिर अपने स्टॉल पे चले जाते हैं। और यहाँ पर सुनने में आया कि मलेशियन जितने भी रवायती खाने वो यहाँ पर मिलते हैं, और आजकल लोग जो है इस स्टॉल का बहुत ज़्यादा रुख, और इन्होंने नाम भी उसी हिसाब से रखा है ना, कैप्टन कॉर्नर के नाम से जनाब इनका ये स्टॉल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मारूफ चीनी ऐप टिकटॉक मुसलसल छठी बार दुनिया की सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली नॉन गेमिंग ऐप बन गई है। अमेरिका और इंडिया में पाबंदियों के बावजूद चीनी लिप सिंकिंग ऐप टिकटॉक की मकबूलियत में इजाफा रुक नहीं सका, और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक को अक्टूबर 2020 में 66 मिलियन सारिफीन ने डाउनलोड किया, जो अक्टूबर 2019 के मुकाबले में 9.5% इसमें इजाफा हुआ है। लोग चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो तफरीह के मौके फराहम करने वाली ऐप है ना, उन्होंने अपने मोबाइल में रखे। खैर एक चीन से ही खबर है, और एक ऐसे फैशन ब्लॉगर का हम जिक्र करेंगे जिनकी उम्र है 83 साल, और उम्र के इस हिस्से में भी वो भरपूर फैशन करते हैं। चीन के फैशन ब्लॉगर के फैशन सेंस ने अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स को, नौजवानों को पीछे छोड़ दिया है। जीन्स की पैंट हो या स्पोर्ट्स शूज, चीनी शहरी हर तरह के कपड़े पहनकर सबकी तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। वैसे वो ब्लू अपर उन्होंने, मैंने क्या मतलब, आप कहने का मतलब क्या है, मेरे फैशन ठीक नहीं है? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए इस उम्र में आके जब आप इस उम्र में पहुंचेंगे तो क्या पता मैं भी ऐसे ही फैशनेबल हूं, तब्दीली आ जाए। छोटी सी ब्रेक ले लें, वापस आते हैं। हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें आप हमें कॉल करते हैं, समझ तो आप गए होंगे सेगमेंट है क्या, करेंगे उस सेगमेंट का आगाज, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे उन मसलों की जिनका हल आपके किचन में मौजूद है, जिनका हल मौसमी फलों में और सब्जियों में मौजूद है, और नया दिन के प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद है, क्योंकि हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। वी हैव डॉक्टर ईसा विद अस एंड हकीम रजा इलाही। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम किसकी बात कर रहे हैं, मौसमी की और मीठों की? मिठों आज हम कुछ ऐसा बना रहे हैं कि जो सर्दियों में लोगों को मसाइल होते हैं उनका हल भी हो और कुछ किचन से बन जाए। कुछ किचन से। तो हम ऐसा बना रहे हैं। पहली जो हम रेमेडी दे रहे हैं नाजरीन को, वो एड़ियाँ जिनकी फट जाती हैं और बड़ी महंगी क्रीम्स लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर वो ख़राब होती हैं, फिर दोबारा आप लगाते हैं। इसको बनाकर अगर आपने लगा लिया इस सीज़न में सर्दियों में, तो ये दोबारा रिपीट नहीं होंगी। ओके अच्छा, वो बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। आप मोम ले लें, यानी कि मोम अगर किसी भी पंसार के पास जाएं तो मिल जाता है। अच्छा। अगर वो भी नहीं करें तो घर में से कोई मोमबत्ती उठा लें। हाँ, उसका मोम जो है वो निकाल लें। तो आप 4 टेबल स्पून ये ले लें। अच्छा, इसमें जो मज़ीद ऐड होना है, आपने 4 टेबल स्पून मोम के अंदर 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डालना है। ओके। और कोई भी कोकोनट ऑयल डाला जा सकता है, वर्जिन भी डाला जा सकता है और नॉर्मल भी। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज़ जो आप डालेंगे वो डालेंगे आप लेमन। ओके, पूरा है लेमन 2 टीस्पून होने चाहिए। अगर एक पूरा डाल देंगे तो इतना निकल हो ही जाएगा। समटाइम कुछ में कम होता है रस, तो आप उसको देखते हुए। सही। अच्छा, इसमें जो आखिरी चीज़ हम डालने वाले हैं वो है फिटकड़ी। ओके। ये पाउडर है ना उसका? पाउडर। हाँ, ओके। ये आप 1 चुटकी डाल दें। अब इसको आप किसी भी
फ्राई पैन में पकाएंगे तो ये मेल्ट होकर पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर एक अच्छी सी एक डब्बी लें, उसमें वापस डालकर आप थोड़ी देर छोड़ देंगे तो ये क्रीम फॉर्म में बन जाएगा। मॉम जो है इसके अंदर जी। उसके बाद आप जब भी नाइट में सोते हैं या आप घर पे हैं और दिन में लगाना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ दिन में एक दफ़ा लगाएं और 2 से 3 दिन के बाद देखें। लगा के मोजा पहन लें। हाँ, ये चीज होती है कि लगा के ना इससे बचाने के लिए, अगर आपका बिस्तर खराब नहीं हो या वो अगर रात में आप कर रहे हैं, अदरवाइज वैसे भी लगा के वैसे भी, क्योंकि ये आपकी स्किन में जज्ब हो जाता है। कितने दिन लगाएं? रोजाना लगाएं 3 दिन के बाद ये आपको एक विजिबल जो चेंज होता है वो नजर आता है। अच्छा, अक्सर लेकिन सही होने के बाद भी लगाना चाहिए ताकि जो अंदर के टिश्यूज हैं वो आपके जो है ना रिपेयर हो जाएंगे। कभी लोगों के हाथ भी फट जाते हैं सर्दियों में, है ना, तो ये हाथों पे भी लगा सकते हैं, होंठ भी फट जाते हैं। सबसे बड़ी बात है इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं। जबरदस्त। होंठों पे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एड़ियों पे। जबरदस्त। लेमन का फ्लेवर है, वो किसी को लिप्स पे सूट नहीं करता तो ठीक। अदरवाइज समटाइम नकल्स फट जाना तो उस पे भी लगाया जा सकता है। एट द सेम टाइम अनाउंस भी करते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हम फ्लैश करें। कोई भी परेशानी और मसला इस मौसम से जुड़ा या अदरवाइज भी आप शेयर करना चाहते हैं और हल पूछना चाहते हैं तो हमारा पैनल साथ मौजूद है। सर अब बताएं व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा, हम जा रहे हैं एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर बनाने के लिए। सर्दियाँ हैं, लोगों की बॉडी जो है वो नॉर्मल जो ऑयली वाले भी हैं वो ड्राई में चले जाते हैं। This moisturizer is for all skin type? All skin type. और मजे की बात ये है कि ये मॉइस्चराइजर के साथ जो वाइटिंग इम्पैक्ट देता है ना, वो कुदरत की चीज़ों से, इसके लिए भी आपको बड़ी भागदौड़ नहीं करनी। हम लोगों को बता देते हैं, मैं क्योंकि कुछ बना के रखा है, ये मिठे हैं। ओके, अवेलेबल हैं आजकल तो ये छिलके समेत आपने छोटे से टुकड़े करने, उसके बाद आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। अच्छा, कितने लिए आपने वैसे? ये मैंने 2 लिए और छोटे छोटे पीसेस कर लिए। छोटे छोटे पीसेस ताकि मशीन में आसान से। ओके। अच्छा, मैं चला नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको आपने ड्रिंक बनाना है। अच्छे तरीके से छानने के बाद बिल्कुल बारीक कपड़े में भी छानेंगे तो इस तरह निकल आएगा। ओके। ये आपने छिलका उतारा नहीं इसलिए कि छिलके का रस भी चाहिए? छिलका ही चाहिए। छिलका ही चाहिए। तो ऐसा करेंगे, मीठा खा जाएंगे, छिलके का जूस बना लेंगे। क्योंकि उसका पानी और उसका छिलका ये दोनों, क्योंकि उसके बेनिफिट हैं बहुत ज़्यादा। ओके। छिलका वाइटिंग पे बहुत आपकी वो मेल को काटता है, तो साथ में जो मॉइस्चराइजिंग के लिए अब इसमें फर्दर जो आप ऐड करेंगे तो आपने 2 मिठे लेने के बाद छिलके समेत आपने इसका ड्रिंक बनाने के बाद अच्छी तरह स्टेन करना है। आपने क्लीन, उसमें कोई भी चीज़ साफ सुथरा जैसे बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। अब इसमें फर्दर जो आपने ऐड करना है वो क्या है वो देखें। हम इसमें डालने वाले हैं जी बादाम का तेल। यानी कि जितना आपके पास ये पानी है इसकी आधी क्वांटिटी में ऑयल डालना है। ओके, बादाम का तेल आपने आधा, मतलब किसमें? सही जी, यानी 2:1 के हिसाब से आपने ये बनाना है। अब जितना बनाना चाह रहे हैं, अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो फिर आधा कप आपको सही है बादाम का तेल लेना पड़ेगा। ये तो मिक्स ही नहीं होगा। इसका मैं आपको बताऊंगा कैसे मिक्स होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसको बोतल में डालना है, कांच की बोतल में। सही। सिर्फ 1 दिन के लिए आपने इसको बंद करके धूप में डाल देना है। ओके, तो मिक्स हो जाएगा। ऐसा मिक्स हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा। अलग ही नहीं होगा। उसके बाद आप इसको यूटिलाइज करें हाथों पर, पाँव पर, चेहरे पर क्लींजिंग कर लें इससे आप। बिल्कुल। ये मैं क्योंकि सर्दियों में बनाता हूँ, ये मैंने सुबह लगाया है और ये शाम तक ऐसे ही रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। बड़े लाल लाल से हाथ हो गए आपके। लाल तो ये अनार की मेहरबानी है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, इसको बस थोड़ा सा इस तरह आपने मिक्स करके और फिर उसके बाद 1 दिन सिर्फ आपने धूप में रखना है, चाहे चंद घंटे के लिए रख लें। उसके बाद अच्छी तरह बोतल में, और आप उसको बड़ी आसान सी और ये आपको इजीली आप घर में बना सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा है कि वो क्लींजर तो है ही, वो अदरवाइज वाइटनिंग इम्पैक्ट नहीं, स्किन थोड़ी साफ भी करता है। मतलब आप एक चीज, अगर हम लोग हर्बलिस्ट हैं, हमारी क्लिनिक में भी आते हैं तो हम भी सब्जियों से ही चीजें बनाते हैं, ऐसे फ्रूट से बनाते हैं। वही नेमतें अल्लाह ने घर में आपको दी हुई है, और यहाँ आकर लोगों को एजुकेट करने का मकसद ये है कि लोग अपने घर में बनाएं आसानी। अच्छा, इस मौसम में एक और प्रॉब्लम बड़ी चल रही है। जी, बुखार लगता है नहीं। हाँ, हड्डियों में दर्द है, दर्द या ऐसे फील होना कि आप फेवरेट हैं लेकिन होता भी नहीं है। अच्छा, वो उस फुल डाउट में है कि बुखार है, लेकिन वो जब चेक कर रहा है तो नहीं आ रहा होता। तो ये वेदर में, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, आपका वायरल चल रहा है, ये सब चीज़ें, इसका एक बेहतरीन जो ड्रिंक है, अगर आप घर में पी रहे हैं
सिर्फ आप 2 से 3 दिन पिए, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हमने किया उसके लिए मौसमी का ड्रिंक। ओके, मौसमी। ओके, एक आप उसका आधा गिलास गिलास बना ले, जितना आप पी सकते हैं। आपने इसमें ऐड करना है दालचीनी का पाउडर, ओके, सिनेमन पाउडर, हाफ चम्मच, जबरदस्त, हाफ टी स्पून। ये आप सिर्फ 3 दिन पी लें, इसने रिपीट नहीं होना। ओके, और डेंगू वालों को भी बड़ा फायदा करता है। अच्छा, तो क्योंकि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो अल्लाह कहते हैं ना, मैं नहीं उतारता हूँ ज़मीन पर उस बीमारी को जिसका पहले इलाज ना हो। और ये तो ज़ाहिर है मौसमी तो वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है इस मौसम में, प्लस सिनेमन का तो अपना ही बड़ा अच्छा है। तो आप दिन में 1 गिलास बना के पिए। कोशिश करें कि सूरज डूबने से ही पहले पिया करें। अमूमन लोग फ्रूट या ड्रिंक जो रात में लेते हैं, इनके विटामिन रात में इतने बर्न नहीं होते। ओके, तो फ्रूट का टाइम है खाने का पीने का, वो है सुबह से लेकर शाम तक। ज़बरदस्त। एक बात मुझे बताएं, हम अक्सर चीज़ों के से मुतालिक पढ़ते हैं, आप जब भी हमारे पास आते हैं हम खुद भी बताते हैं कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये बड़ा अच्छा होता है एजिंग से मुतालिक, बड़ा अच्छा होता है स्किन के लिए, बड़ा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है और इसका क्या फ़ायदा है? वैसे देखें, इंसान को अगर ये ना उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिले तो उसकी बाहर से तो स्किन और सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, इनसाइड की प्रॉब्लम तो आएंगी। ओके, तो कुदरत ने हर चीज़ का एक लिमिटेशंस हैं, कितनी चीज़ें बॉडी में कितनी होनी चाहिए, विटामिन डी से लेकर विटामिन सी। बिल्कुल, जैसे हम लास्ट शो में बात कर रहे थे कि हम सारा दिन भी खा लें, फ्रूट भी खा लें, सब्जियां भी खा लें, तब भी मुझे 40% विटामिन सी चाहिए। अच्छा, ये सर्दियों में ज्यादा चाहिए। ओके, अल्लाह ताला ने सर्दियों में अनार उतार दिया, एक दाना सिर्फ जो है आपके 40% को पूरा कर देता है, माशाअल्लाह, जबकि आप डिफरेंट सोर्स से ले लेते हो। मल्टी विटामिन बहुत सारे लोग आकर मांगते हैं, जी हमें मल्टी विटामिन हम खा रहे हैं। अच्छा, वो जो भी आप खा रहे हैं, लेकिन मुझे आप एक बताएं, हज़ारों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, आप किसी भी मौसम के फल 4 उठाकर जब मिक्स कर लेंगे, ये मल्टीविटामिन है पूरा हो और इसकी एक्सपायरी नहीं है। एक्सपायरी और फ्रेश का तो फिर बात ही और है। अच्छा, ये जो आपने बताया ये मौसमी के जूस वाला, अगर बॉडी में पेन है डिफरेंट हिस्सों में, लाइक गर्दन में है या आपके जोड़ों में है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। देखें, ये तो अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी नहीं हो, सर्वाइकल नहीं है, वो नहीं है, उसमें तो शायद इतना इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी बुखार की वजह से या थकावट की वजह से या बहुत ज्यादा फोन यूज करने की वजह से एनर्जी तो बूस्टर है, और साथ में जो ये मौसमी बुखार वगैरह है उसके लिए भी बेहतरीन। समटाइम आजकल मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग आते हैं, अब कुछ फोन पे पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब वो बुखार फील हो रहा है, अच्छा वो मीटर पे आ नहीं रहा है, तो जब उनको ये बताते हैं इंशाल्लाह वाला वो फिर वो ठीक हो जाए, दुआएं देते हैं। माशाल्लाह। रज़ा इलाही साहब को बुला लें इधर, प्लीज रज़ा भाई आप इधर आ जाएं। अब देखते हैं रज़ा इस किचन से कौन कौन से टोटके बताएंगे, और जाहिर है बड़े क्विक रेसिपीज होती हैं। आप भी मौसमी से स्टार्ट कर रहे हैं, सस्ती और खस्ती होती हैं, ये आपको हर चीज अपने किचन में अपने घर में मिल जाती है और इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, मैं कुछ एक चीज़ें बता दूं आपको कि मौसमी फल जितने भी हैं, जिसमें अनार है और इसके साथ मीठा है, मौसमी है, ये जो फल हैं इनमें विटामिन सी भरपूर होता है। लेकिन चूंकि मौसम सर्द और खुश्क है, बाज़ लोगों को टॉन्सिल्स होते हैं, गले में मसला होता है, ज़ुकाम होता है, खट्टी चीज़ खाते ही डस्ट एलर्जी वाले मरीज़ों की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो लोग ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि आपने एक किन्नू ले लिया या मीठा ले लिया, उसका बना लिया आपने इस तरह से जूस बना लिया। अब इसमें आपने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा इसमें नमक डालें और थोड़ी सी अदरक डाल दें। काला नमक? हाँ, काला नमक। ओके, तो इससे इसकी इस्लाह हो जाएगी और आपका जो निज़ाम है तनफ़ुस का, हाँ, निज़ाम में तनफ़ुस जो है वो ठीक हो जाएगा। आजकल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और की जो है शिकायत ज़्यादा है, ख़ुसूसन बच्चों को भी है, ख़वातीन को भी है। तो इसमें हमने ये करना है कि हमने लेना 1 गिलास पानी। जी जी, ओके, सादा पानी ले लिया। हाँ, सादा पानी हमने ले लिया। नहीं, फूलदार पानी ले लें। फूलदार फूलदार जग हो, लेकिन उसमें सादा पानी हो, ये सादा पानी है जी। ये जी हम ये है बर्तन, ओके, जिसमें हम खाना पकाते हैं ना, ये वो शीशे वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डालनी है आधी चम्मच सौंफ। ठीक है, ठीक है।
हिसाब किताब पक्का, चम्मच तो इस्तेमाल ही नहीं किया ना, पता कितना डाल रहे हैं। हाँ हाँ टिप्स पे। अच्छा जी, अब हमने इसमें डालनी है थोड़ी सी दालचीनी। ठीक है, और इसके साथ हमने डालनी है मुलेठी। मुलेठी को का कहते हैं बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है गले के उस पे ना, जब आपका गला ज़्यादा खराब हो। बहुत अच्छा, इसका पाउडर भी ले सकते हैं? बिल्कुल, पाउडर भी ले सकते हैं। और ये हमने डाली इसमें आधी चम्मच के करीब आप इसका पाउडर डाल लें। ओके। और अब हमने इससे डालने हैं 2 लौंग, 2 दाने मारते हुए, है ना? हाँ, लौंग, बिल्कुल जी लौंग। ठीक है। ये 2 लौंग आपने लिए इसमें। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच आटा। आटा, चक्की का आटा, घर में जो आटा पकता है, जो जिसे रोटियां पका रहे हैं। हाँ, कोई सा भी हो, बस आटा होना चाहिए। आटा होना चाहिए। आधा चम्मच। जी जी, 1 चम्मच हमने आटा डाला। ओके। अब हमने इसको पकाना है और इसमें थोड़ा सा हमने अदरक डालना है। हाँ, अच्छा, ये नज़ला और ज़ुकाम दोनों में एक चीज़ होती है। नज़ला जो होता है वो है नज़ूल से निकला हुआ लफ्ज़, जो गिर रहा होता है, आपके हलक में गिर रहा है या बह रहा है, इसको नज़ला उतर रहा है। और एक होता है ज़ुकाम, जिसमें इंजमाद होता है, सांस लेने में दिक्कत होगी, जम जाता है, फ्रीज हो गया आपका ये एरिया, वो ज़ुकाम कहलाता है, जिसमें स्टीम वगैरह। जुकाम है या नज़ला, दोनों पे इफेक्ट है? दोनों पे इफेक्ट। अच्छा, इस हर चीज़ जो आपने डाली है उसका ज़रा हम सुनते आए पहले से कि अच्छा इम्पैक्ट है, बट ये आटा हमारे लिए कुछ नया था। आटा जो है, जो नज़ला बह रहा होता है, जिसमें आपको एंटी एलर्जिक लेना पड़ती हैं या इस तरह की मेडिसिन लेना पड़ती हैं कि उनसे आपकी तबीयत भी सुस्त हो जाती है और सर भी भारी रहता है, नींद भी आती है आपको। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करना नहीं पड़ेंगी। अच्छा। आप इसको 1 गिलास को पकाएं, उसके बाद इसको छानें हस्बे जायका, इसमें आप चीनी वगैरह शामिल करें और कॉफ़ी की तरह, चाय की तरह इसको गरम गरम पीना है। अच्छा। बच्चे तो इंशाल्लाह अगर आपका नज़ला बह रहा है रुक जाएगा तो 1 कप खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह आपका नज़ला। बच्चों को भी दे दें, 2 साल बच्चों को 1 चम्मच। 1 चम्मच। हाँ, 2 साल के बच्चे हैं तो 1 चम्मच, बड़े हैं तो 2 चम्मच, इस तरह से दे सकते हैं। दिन में 2-3 दफा। बड़े हैं तो 2 चम्मच पी लें। हाँ, आप तो मेरा ख्याल है आधी चम्मच पी लें। अच्छा रज़ा भाई, कहते हैं कि अगर जुकाम है आपको या नज़ला, तो फौरन से अगर आप किसी भी दवाई के थ्रू से फौरन रोकते हैं, क्योंकि दिमाग पे वो होता है कि वो हाँ, नज़ला जमना नहीं चाहिए, निकल जाए तो वो ज़्यादा है, वो अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। दूसरा ये कि तबाई तौर पे जैसे नज़ला अगर हो रहा है तो फिर मीठी चीज़ें खाएं, गरम गरम मीठी चीज़ें, जैसे कि हलवा हो गया, मीठे चावल हो गए, गुलाब जामुन हो गए, गरम जलेबियाँ खाएं। उससे जो नज़ले का बहाव है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और उससे सर में दर्द नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। इस तरह के जो जुशाने आप सिर्फ आटे का ही वो बना के पी लें तो उससे भी जो नज़ला, सिर्फ आटे का, आटा डाला, पानी में उबाल लिया और छान लिया, उसमें चीनी डाली और गरम पी लिया। वो पीने से भी आपको एंटी एलर्जिक जो है वो नहीं लेना पड़ेगी। ओके। और ज़रा बच्चों को जनरली भी हमारी कोशिश होती है कि हम दवाइयाँ ना ही दें, वैसे ही ठीक हो जाएं। तो ये चीज़ है। इससे जो है बगलगम का, इसमें ख़वातीन, बूढ़े लोग, ज़ईफ़ जो लोग हैं, 5 वज़ू भी करते हैं, सही, पानी कभी ठंडा है कभी गर्म है। बाज़ लोग माशाल्लाह तहज्जुद गुजार भी हैं, वो ठंड से ज़्यादा मुतासिर होते हैं, ख़ुसूसन ज़ईफ़ लोग। बिल्कुल। और बच्चे, ख़वातीन सब मुतासिर होते हैं, लेकिन ज़ईफ़ बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा। अच्छा रज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है मौसम ऐसा है, इसमें ज़रूरी तो नहीं है कि आपको नज़ला ज़ुकाम हो तो ही आपने ये चीज़ें लेनी है, आप अपनी नेचुरल उस ग़ज़ा में भी इन चीज़ों को ऐड करें ताकि ओवरऑल आपका ये मौसम ही अच्छा गुजर जाए। तो मलट्ठी का इस्तेमाल क्या करना चाहिए रेगुलरली? इस मौसम में तो रेगुलर कर लें, कोई इशू नहीं, बहुत अच्छा है। उसके लिए आप जो भी आपके घर में टी रखी हुई है, चाय है, वो आपने ले ली 100 ग्राम। ओके। उसमें आप 30 ग्राम मुलेठी डाल दें, ऐड ही करके रख दें, पहले से रख दें। 30 ग्राम उसमें दालचीनी डाल दें। ओके। और उसको मिक्स करके आप रख लें और फिर उसी की चाय बना के पीते रहें। उसका एक जायका भी बनेगा, चाय और जो मेहमान गला सुकून में रहे। जो मेहमान है, दूसरी बात है कि उर्दू का जो लफ्ज़ है ना, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, जी बिल्कुल, उसका मकसद ये है कि आपने बीमार होने से पहले इलाज कर लेनी है, इलाज ना कि बीमार होकर आप। बिल्कुल ठीक है, नहीं इनका आप जनरल प्रैक्टिस कर लें इसकी, यानी इन हालात में, इस मौसम में। थैंक यू सो मच रज़ा भाई, साथ मौजूद थे आप, डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया। वक्त बड़ी जल्दी से गुजर जाता है। आज तो आप लोगों ने कॉल्स हमें की, लेकिन हम नहीं ले सके कॉल्स क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास टोटके का लिए वक्त बड़ा कम था। अपना बहुत सा ख्याल रखें, वीकेंड भरपूर तौर से एंजॉय करें, लेकिन घरों में रहकर करें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर इन्वाइट करता है उसे भी कहें कि नहीं भाई कोविड के बाद आएंगे, कोविड के बाद मुलाकात करेंगे, जूम पे या वीडियो कॉल पे मतलब बात कर लें। आपको कोई वीकेंड पे इनवाइट करा नहीं जाएंगे, जाना ही नहीं चाहिए, आप घर बैठे क्या मसला है। ऑन स्क्रीन ही कह दिए, अब ये ऑफ रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। घर की बात की थी, आप तुम्हें 2 दिन पे लेकर जा रही थी।
चलिए अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन बेस्ट ऑफ नया दिन सैटरडे एंड संडे जरूर देखिएगा। बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।